Hello everyone, welcome to Auras Academy. As you can see on the screen that today we are going to talk about frog, right? 11th का हमारा जितना भी चैप्टर था, we have revised it all. सारी चीजों का रिवीजन हम कर चुके हैं. एनिमल किंगडम तक हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? बायोमोलिक्यूल से, और हमने एनिमल किंगडम तक पढ़ लिया है. The only thing that we are left with is frog and cockroach. ठीक, चलिए जी. तो फ्रॉग की अगर बात करें बच्चा, तो हमने एनिमल किंगडम में एम्फीबिया पढ़ा था, क्लास एम्फीबिया पढ़ा था क्या? तो अगर मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अ फ्रॉग की बात करूं, और कौन से फ्रॉग? वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट राना टिग्रीना. राना टिग्रीना जीनस एंड स्पीशीज. कॉमन नेम इज इंडियन बुल फ्रॉग. इंडिया में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन फ्रॉग इज योर राना टिग्रीना. ठीक, तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो ये बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेटा से. फाइलम कॉर्डेटा क्यों बोला? बिकॉज इट possesses नोटोकॉर्ड इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना. नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी भी स्टेज पे अगर दिख जाए ऐसा ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा कहलाएगा. तो हमने बोला इट इज ऑल्सो फाइलम कॉर्डेटा में बिलोंग करेगा. सब फाइलम की बात करें तो इट इज वर्टिब्रेटा. ये सब हमने बात करी हुई है बच्चा. इट इज जस्ट अ रिवीजन फॉर यू. तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा मतलब ऐसा कॉर्डेटा जिसका नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं? तो उसको हमने क्या बोला? वर्टिब्रेटा. डिवीजन क्या था? ग्नैथोस्टोमेटा. ग्नैथोस्टोमेटा मतलब ग्नैथा मतलब जॉज, स्टोमा मतलब माउथ. तो ऐसा वर्टिब्रेटा जिसका माउथ जॉड हो, मतलब जॉज प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्नैथोस्टोमेटा. तो ये डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा से बिलोंग करेगा. सुपर क्लास टेट्रापोडा. हमने बोला था ना कि जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसमें दो सुपर क्लासेस हैं. कौन कौन? एक है हमारी पाइसेस और एक है टेट्रापोडा. तो जो टेट्रापोडा था उसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बियर 4 लिम्ब्स, और 4 लिम्ब होने की वजह से ही बोला टेट्रापोडा. ठीक, तो इट बिलोंग्स टू सुपर क्लास टेट्रापोडा. अब बात करें क्लास की, तो क्लास क्या थी? एम्फीबिया. क्योंकि टेट्रापोडा में हमने क्या क्या पढ़ा था? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स. तो एम्फीबिया बोला. एम्फीबिया का मतलब क्या है? तो एम्फी का मतलब, एज यू कैन से दैट, एम्फी का मतलब होता है बोथ. एम्फी का मतलब होता है बोथ. और बायोस का मतलब होता है बच्चा लाइफ. तो एम्फीबिया, एम्फीबायोस से ही आया है. इसका मतलब दीज ऑर्गेनिजम्स हैव डुअल फॉर्म ऑफ लाइफ. डुअल फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब दे लिव ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्वेटिक एनवायरनमेंट. इसलिए क्या बोला? एम्फीबिया. क्लियर है क्या? तो जो भी मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन लिख रखे हैं, क्या ये बात आपको समझ में आई है? जीनस राना, स्पीशीज है हमारा टिग्रीना. क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, तो आज की क्लास में हम राना टिग्रीना के बारे में केवल उतना ही पढ़ेंगे बच्चा जितना आपकी एनसीईआरटी लिखती है. और आपकी एनसीईआरटी में अर्थवॉर्म, फ्रॉग, कॉकरोच सब दे रखा है. अगर मैं लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, समझने में बच्चे को सबसे ज्यादा तकलीफ किस में होती है, तो अर्थवॉर्म को समझना थोड़ा सा पेचीदा होता है. फ्रॉग को समझना सबसे आसान है. जो आपका कॉकरोच है वो बिल्कुल बीच में लाई करता है. मोस्ट ऑफ द चीजें बहुत आसान होती हैं. थोड़ा सा कुछ एस्पेक्ट अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है. पर फ्रॉग की बात करें तो सबसे आसान है फ्रॉग, क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्रॉग की ह्यूमन से मिलती जुलती हैं. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप सारी बातें सीख चुके होते हैं, तो फ्रॉग को समझना बहुत आसान होता है. क्लियर है क्या? चलिए, तो आज की क्लास में हम जो भी बातें करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इंटायरली एनसीईआरटी सेंट्रिक. ठीक, हमें फ्रॉग पे पीएचडी नहीं करनी. इतना पढ़ लेना है कि अगर क्वेश्चन आया तो हमसे क्वेश्चन नहीं छूटे. ठीक, चलिए, तो हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? तो हमारे पढ़ने का ऑर्डर क्या होने वाला है? सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें करेंगे जो कि एनसीईआरटी ने बोला है. फिर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग की.
मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे. एंड व्हेन वी आर डन विथ मॉर्फोलॉजी देन वी आर गोइंग टू स्विच टू एनाटॉमी. इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑर्गेन सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक, चलिए. सो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी बोलती है दैट दे आर पॉइकिलोथर्मिक. पॉइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चा? ये हमने एनिमल किंगडम में सीखा था. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते. जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा उनका बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से ढल जाएगा. मतलब दे डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पॉइकिलोथर्मिक. पॉइकिलोथर्मिक को ही हम बोल देते हैं बच्चा कोल्ड ब्लडेड. तो आपकी जो पाइसेस होती हैं, एम्फीबिया होता है, रेप्टाइल होता है, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? पॉइकिलोथर्मिक. मैंने आपको सिखाया था ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है. कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जिसके पास नहीं होगा उनके पास टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी नहीं. तो आगे मैं समझाऊंगी कि फ्रॉग के पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. इसलिए क्या बोल दिया इनको? पॉइकिलोथर्मिक. क्लियर? और आगे हम सीखेंगे कि इसी पॉइकिलोथर्मिक नेचर होने की वजह से अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई या बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो बॉडी का टेम्परेचर एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा. और जब चेंज होगा तो आपको पता है बॉडी टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लगेगी, क्योंकि अंदर का जो एंजाइम होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. ये आप पढ़ चुके होते हैं बायोमोलिक्यूल में. अगर एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव है और अगर बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गया, तो मेटाबॉलिज्म डामाडोल हो जाएगा. इसलिए इसी चीज से बचने के लिए जो फ्रॉग है वो एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड में बिल्कुल बरो के अंदर चला जाता है. जमीन के अंदर बरो बना लेता है और वहां चला जाता है और वहां सो जाता है. समर में अगर ऐसा करे तो बोलेंगे समर स्लीप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टिवेशन. और अगर विंटर में ऐसा करे तो बोल देंगे विंटर स्लीप, विच इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन. तो चूंकि एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बॉडी टेम्परेचर वैसी हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा. तो इससे अच्छा है क्यों ना आप बरो के अंदर चले जाएं और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाए. क्या हो जाए? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. बहुत मिनिमम मेटाबॉलिज्म चल रही होती है जो उसको केवल जिंदा रखने के लिए काफी होती है. ठीक, चलिए. So they take shelter in deep burrows to protect themselves from extreme heat and cold. Summer sleep कहलाता है estivation, winter sleep कहलाता है hibernation. और ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको बताया. एक और प्रॉपर्टी फ्रॉग की जो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी, that they show mimicry. मिमिक्री आप करते हैं ना, अपने टीचर्स की मिमिक्री करते हैं, अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की मिमिक्री करते हैं. मिमिक्री मतलब नकल करना, है ना. तो ये नकल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो यहाँ पर ये जो इनकी स्किन होती है ना, ये अपने स्किन को जो इनका इन्वायरमेंट होता है उसके जैसा बना लेते हैं, है ना. जैसे अगर इन्वायरमेंट बिल्कुल कैसा है, काफी ज्यादा लीफी है, ग्रीनिश होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने स्किन का कलरेशन कुछ ऐसा करेंगे कि वो बिल्कुल लीफ जैसा अपीयर होने लगेंगे. तो अगर उस लीफ पे फ्रॉग बैठा है तो आप देखकर ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वहां फ्रॉग है या नहीं. मतलब वो बैकग्राउंड जैसा दिखने लग गया. और ऐसा क्यों करेगा? तो ऐसा बच्चा आप बायोलॉजी में मिमिक्री अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि ये एनिमी, प्रीडेटर, इन सब से बचने के लिए किया जाता है. ये मैं आपको एवोल्यूशन में भी पढ़ाऊंगी, है ना, जहां आप मॉथ के बारे में पढ़ते हैं. तो
एवोल्यूशन में तो हम चर्चा मौत की करेंगे, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो फ्रॉग है हमारा, ये फ्रॉग इन्वायरमेंट जैसा अपने आप को नकल करके बना देता है। इसी प्रॉपर्टी को मिमिक्री बोल दो, इसी प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज भी बोल सकते हो। और ऐसा क्यों किया फ्रॉग ने? तो ऐसा फ्रॉग ने किया प्रीडेटर से, एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए। सो दे शो मिमिक्री, जिसको हम प्रोटेक्टिव कलरेशन बिकॉज ऐसा करके ये प्रोटेक्ट हो गया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? तो यहां मैं लिख दूं provides protection from predator या एनिमी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या इतनी बात? तो ये तो जनरल बातें हो गई जो एनसीईआरटी ने सबसे स्टार्टिंग में ही फ्रॉग के रिगार्डिंग बोला है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्रॉग। ठीक, सबसे पहले हर चीज जो भी आपको यहाँ स्लाइड में दिख रही है ना बच्चा, दिस इज जस्ट अ सेग्रीगेटेड मैनर में चीजों को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, विच इज इंटायरली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एक भी चीज बाहर की मैंने मेंशन नहीं की हुई है। ठीक, तो ये बस मैंने एक सलीके से यहाँ पर लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, पर ये सारी चीजें एनसीईआरटी की मिल रही हैं आपको। ठीक, तो सबसे पहले बात करें अगर स्किन की, तो आपने देखा होगा कि फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, एकदम मॉइस्ट होती है, चिपचिपी होती है। बिल्कुल, और ये मॉइस्ट नेचर का होना ही हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, जो फ्रॉग को स्किन के जरिए रेस्पायर करना पॉसिबल करवाता है। चलिए वो तो पढ़ेंगे हम आगे, पर स्किन स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, है ना। म्यूकस स्लाइमी चिपचिपा जो हमारा कंपोनेंट होता है, कंपाउंड। तो इस म्यूकस के होने की वजह से, क्योंकि स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होंगी जो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी, इसकी वजह से स्किन कैसी है? स्मूथ एंड स्लिपरी है, ऑलवेज मॉइस्ट, मॉइस्ट है। ठीक, चलिए अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो देखिए बच्चा, फ्रॉग का ऊपरी हिस्सा, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा ये पीठ वाला पोर्शन क्या है? डॉर्सल, आगे क्या है? वेंट्रल। तो अगर ये फ्रॉग है तो फ्रॉग का ऊपरी हिस्सा क्या हो जाएगा? डॉर्सल, और निचला हिस्सा क्या होगा? वेंट्रल। साइड वाला क्या होगा? लेटरल। समझ रहे हैं? तो फ्रॉग है, ऊपरी हिस्सा क्या है? डॉर्सल, निचला हिस्सा क्या होगा? वेंट्रल, और साइड वाला हो जाएगा लेटरल। तो देखिए जरा, जो डॉर्सल साइड होती है फ्रॉग की, क्या वो आपको ऑलिव ग्रीन जैसा दिख रहा है? ऑलिव्स देखा हो आपने, है ना, पिज्जा वगैरह पे डालते हैं ऑलिव्स। तो ऑलिव जो होता है बिल्कुल ग्रीनिश टिंज ही होती है उसकी। तो आप देखिए डॉर्सल साइड कैसा दिख रहा है? ऑलिव ग्रीन जैसा। और साथ ही साथ इस पे आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं क्या? इररेगुलर स्पॉट्स। तो एनसीईआरटी ने बोला डॉर्सली ऑलिव ग्रीन कलर का होता है इसकी स्किन, और उस पे डार्क इररेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। पर वहीं अगर आप वेंट्रली देखें, देख बच्चा, ये वेंट्रल पोर्शन नीचे की तरफ वाला है ना, अगर हम ऐसे हो जाएं तो हमारा ऊपरी पोर्शन क्या कहलाएगा? डॉर्सल, निचला वाला क्या कहलाएगा? वेंट्रल। लाइकवाइज वेंट्रली अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो कैसा दिख रहा है स्किन? इट इज अपीयरिंग पेल येलो। ये बात क्लियर है ना? सारा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? सारा डेटा जो भी एनसीईआरटी में मेंशन होगा वहां से क्वेश्चन बनता है। और ऐसा देखा गया है बच्चा यूजुअली कि ये सारे जो टॉपिक्स है ना, जैसे कॉकरोच, फ्रॉग, है ना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए काफी होने वाला है। देखिए जरा, अब बात करते हैं बॉडी डिवीजन की। कलर हमने बात कर ली, डॉर्सली देखोगे ऑलिव ग्रीन कलर का दिखेगा, स्पॉट्स दिखेंगे, है ना। और अगर वेंट्रली देखोगे तो हल्का सा पेल येलोइश टिंज में आपको वेंट्रल पोर्शन नजर आने वाला है ना। आपने फ्रॉग तो ऑब्जर्व किया ही होगा बच्चा, है ना, रेनी सीजन में कम से कम तो फ्रॉग देख ही लेते हैं आप। तो अगर आपने देखा है तो ये सारी बातें मुझे नहीं लगता है रटने की जरूरत है। चलिए बॉडी डिवीजन की बात करें। बॉडी डिवीजन, बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? जैसे हमारा हेड है, हमारा नेक है, हमारा ट्रंक है जिसमें थोरैसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन होता है। अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग में ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, इस हिस्से को बोलते हैं बच्चा हम, इस हिस्से को हम बोल देंगे हेड। क्या बोल देंगे?
हेड। और हेड आपको रफली ट्रायंगुलर दिखेगा। रफली कैसा दिखेगा? ट्रायंगुलर दिखने वाला है। और हेड के अलावा जो पोर्शन बच गया उसको क्या बोल दोगे? ट्रंक। जो पोर्शन बच गया उसको क्या बोल दोगे? ट्रंक। तो बारी बारी से हेड और ट्रंक को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड कैसा दिखता है बच्चा रफली? तो लिखूं मैं ट्रायंगुलर। हेड है नियरली ट्रायंगुलर। चल, अगर हेड के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर एक और चीज आप ध्यान रखिए, बॉडी में केवल हेड है और ट्रंक है। नेक की चर्चा हमने नहीं करी, नेक एब्सेंट। टेल की चर्चा हमने नहीं करी, टेल एब्सेंट। हमने एम्फीबिया में आपको सिखाया था कि एम्फीबिया के अंदर कुछ एम्फीबियंस में टेल होता है, टेल होता है, और उसका एग्जाम्पल था सैलामेंड्रा। पर कुछ एम्फीबियन में टेल नहीं होता, और जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें टेल नहीं होता। टेल नहीं होने की वजह से ही तो उनको हम ऑर्डर एन्यूरा में रखते हैं। कौन से ऑर्डर में रखते हैं? एन्यूरा। एन मतलब एब्सेंट, यूरो वर्ड आता है टेल के लिए, है ना बच्चा? जैसे यूरो कॉर्डेटा पढ़ा था क्या? कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड, यूरो मतलब टेल। जिसके लार्वा के टेल में ही नोटोकॉर्ड हो उसको यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो एन्यूरा का मतलब एब्सेंस ऑफ टेल। क्लियर है क्या? चलिए जी, तो यहां पर हेड और ट्रंक है, नेक और टेल एब्सेंट होगा। हेड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं पहले देखें। सबसे पहले तो आपको ऊपर ये नीचे की तरफ क्या दिख रही है? ये आपको क्या दिख रहा है? चलिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूं। ये जो चीज आपको दिख रही है, दिस इज एक्चुअली व्हाट? माउथ। खुलेगा है ना, पर अभी बंद है। तो दिस इज एक्चुअली माउथ। अब माउथ के जस्ट ऊपर देखिए आप, है ना, यहाँ पे आपको ओपनिंग दिख रही है क्या? इसको आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। जैसे आपकी भी नेजल ओपनिंग है, तो इनके पास भी नेजल ओपनिंग है, कहलाती है नॉस्ट्रिल। कितनी संख्या होगी? 2 होगी। अब यहाँ देखिए बच्चा, यहाँ पे आपको एक बहुत बल्ज्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? इस तरफ और इस तरफ हम कहा बोलेंगे? डॉर्सल एंड लेटरल। ये वाला हिस्सा क्या है? डॉर्सल। इधर क्या है? लेटरल। और इसी के जंक्शन पे मौजूद है आई। इसी के कहा है? जंक्शन पे मौजूद है आई। तो बोलोगे आई इज अ प्रेजेंट डॉर्सो लेटरली। मतलब डॉर्सल भी है और लेटरल भी उसके जंक्शन पे मौजूद है, तो हम बोलेंगे आई इज प्रेजेंट डॉर्सो लेटरली। तो हमारा ये रहा आई। ठीक। अगर मैं आपकी आई की बात करूं, हमारे ह्यूमन की आई की बात करूं, तो आपकी आईज है और आईज के ऊपर आईलिड्स है। ये रही अपर आईलिड, ये रही लोअर आईलिड, है कि नहीं? अभी जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड आपके केस में अगर मैं आपसे फंक्शन पूछूं, है ना, तो आप क्या बताएंगे? आपके आईलिड्स का फंक्शन क्या है? देखिए, अचानक से जब रूम में बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लाइट आ गई, अचानक से बहुत ज्यादा लाइट आ गई, तो आप झटके से आंख बंद कर लेते हैं ना, है ना? साथ ही साथ अगर मान लेते हैं आप ऐसी सड़क पे गए जहां बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ उड़ रही है, बहुत धूल है, तो क्या कर लेते हैं आप? अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्या? फंक्शन क्या हुआ? आपने अपने आईलिड से अपनी आंखों को कवर किया, मतलब प्रोटेक्ट किया है कि नहीं? ठीक वैसे ही फ्रॉग में भी आईलिड होगा। तो फ्रॉग में देखिए बच्चा, ऊपर ये जो आईलिड दिख रहा है दिस इज अपर आईलिड, और नीचे वाला होगा लोअर आईलिड। याद रखिएगा, अपर आईलिड इमूवेबल होता है, मूव नहीं कर सकता। लोअर आईलिड मूव कर जाता है। पर यहाँ पर फ्रॉग के पास 2 आईलिड्स के अलावा एक तीसरा आईलिड भी है, थर्ड आईलिड भी है। हमारे अंदर थर्ड आईलिड जो होता है वो फंक्शन नहीं होता, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। पर फ्रॉग के केस में थर्ड आईलिड भी मौजूद है। और वो थर्ड आईलिड कहां से आता है? तो देखिए बच्चा, ये जो आपका लोअर आईलिड है, यहां से एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नजर आ रही है क्या आपको? ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इस पूरे आई को कवर करने का काम करेगी। इस पूरे आई को क्या करने का काम करेगी? कवर करने का काम करेगी, है ना? जैसे कर्टन होती है ना, ऐसे कर्टन जो कि आप जरूरत पड़े तो ऊपर उठा दे, जरूरत पड़े तो नीचे लगा दे, है ना? तो ठीक है, वैसे ही
नॉर्मल कंडीशन में ये निक्टिटेट, ये जो थर्ड आईलिड है जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो बिल्कुल भी निकली हुई नहीं होती है, बिल्कुल। पर जब फ्रॉग सबमर्ज्ड होता है, मतलब वाटर के अंदर होता है, तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल निकल के और आंखों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर है क्या? तो यही है हमारी थर्ड आईलिड जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या हो जाएगा? तो फंक्शन होगा प्रोटेक्ट्स eye while the frog is while the frog is submerged in water। क्लियर है? चलिए जी, फिर बात करते हैं हम अगला स्ट्रक्चर जो कि हेड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल लेटरली साइड में है ना, एंड दैट इज नथिंग बट ये वाला स्ट्रक्चर, और इसको आप बोलते हैं बच्चा टिम्पैनम। क्या बोलते हो? टिम्पैनम। याद रहे, अगर मैं ह्यूमन के ईयर की बात करूं तो ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अगर आपसे बोला जाए कि बता इस इंसान में कान है या नहीं, तो क्या देख के पहचानोगे, है ना? ये, इसको क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना है मतलब बोल दोगे हाँ भैया कान है। पर फ्रॉग में ईयर पिन्ना जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपको पता है ईयर पिन्ना इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर ओनली। ये ईयर पिन्ना है, और यहाँ कान जो खुजाते हो, जिस कनाल में उंगली डाल रहे हो, वो कनाल भी एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है। So this structure and external ear canal, both of them constitute external ear, और ऐसा फ्रॉग के पास नहीं। मतलब फ्रॉग में आपका एक्सटर्नल ईयर मौजूद नहीं है। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है फ्रॉग में? एब्सेंट। केवल मिडिल और इनर ईयर होता है। और मिडिल ईयर में पता है आपको क्या होती है? ईयर ऑसिकल्स होती हैं क्या? तो देखिए, बाहर से जो भी साउंड आएगा, आपको पता है साउंड को कलेक्ट करती है पिन्ना, फिर भेजती है कैनाल में, और कैनाल जहां खत्म होती है वहां पे एक पर्दा लगा हुआ है, और उसको बोलते हो ईयर ड्रम, ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पैनम। तो ये जो साउंड गया है, ये वाइब्रेशन किसको पहुंचा देगा? टिम्पैनम को। टिम्पैनम वाइब्रेट होंगे, और ये वाइब्रेशन किसको जाएगा? ईयर ऑसिकल्स के पास, जो कहां है? मिडिल ईयर में। और ये वाइब्रेशन एम्पलीफाई होगा ईयर ऑसिकल के द्वारा, और कहां भेज दिया जाएगा? इनर ईयर में। और इनर ईयर में सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको सेंस करती हैं, नर्व इंपल्स बनाती हैं, ब्रेन को भेजती हैं, और ब्रेन पता लगाता है कि आखिर ये आवाज कैसी है, किसकी है। तो याद रहे कि फ्रॉग के पास मिडिल ईयर और इनर ईयर तो मौजूद है, पर एक खास बात कि हमारे में मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, पर फ्रॉग के मिडिल ईयर में केवल 1 ईयर ऑसिकल होता है। तो हम बोलेंगे मिडिल एंड इनर ईयर प्रेजेंट, और जो आपका मिडिल ईयर है उसमें क्या है? ओनली 1 ईयर ऑसिकल प्रेजेंट। इस ईयर ऑसिकल को बोलते हैं कोलुमेला ऑरिस, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर? चलिए जी, तो ये तो हमने बात करी हेड रीजन की। बच्चा क्या क्या देखा हेड रीजन में? तो नॉस्ट्रिल है, ठीक, जहां से एयर एंटर कर सकता है, माउथ है, साथ ही साथ क्या है? तो हम बोलेंगे आईज है, मौजूद है, और आईज में आईलिड्स होंगी, अपर आईलिड, लोअर आईलिड हमारे पास भी है, पर इनके पास थर्ड आईलिड भी है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो कि आई को कवर करती हैं जब फ्रॉग कहां होता है? पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है, डूबा होता है। फिर हमने बात करी टिम्पैनम। तो जो टिम्पैनम है हमारा, टिम्पैनम देखोगे तो क्या बोलोगे? ये फ्रॉग का क्या है? कान है, क्योंकि फ्रॉग के पास ना पिन्ना है ना एक्सटर्नल कैनाल है। तो टिम्पैनम वुड रिप्रेजेंट द ईयर इन केस ऑफ फ्रॉग।
तो जो भी साउंड आएगा वो टिम्पैनम को वाइब्रेट करेगा, और इसके पीछे है हमारी ईयर ऑसिकल जो कि मिडिल ईयर का हिस्सा है, और यहाँ पर ईयर ऑसिकल 3 नहीं होता जैसा ह्यूमन में होता, यहाँ केवल एक ईयर ऑसिकल होता है, और यहाँ पे साउंड का एम्प्लीफिकेशन होगा जो इनर ईयर को ट्रांसफर किया जाएगा। बता, क्या इतनी बात क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रंक रीजन की। तो देख बेटा, जो ट्रंक रीजन है, क्या ट्रंक रीजन में आपको लिम्स दिख रहे हैं? और अगर लिम्स दिख रहे हैं तो कितने दिख रहे हैं बच्चा? 2 जोड़ी दिख रहे हैं, मतलब लिम्स हैं 4, और 4 हिस्से तो टेट्रापोडा बोला था। जो आगे के लिम्स है उसको बोलेंगे फोर लिम्ब, और जो पीछे के लिम्ब है उसको बोलेंगे हाइंड लिम्ब। तो बात करें फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब की, देख बच्चा, जो फोर लिम्ब होती हैं वो थोड़ी छोटी होती है, हाइंड लिम्ब थोड़ी सी बड़ी होती है। साथ ही साथ अगर मैं आपके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को देख के बोलूं कि कंपैरिजन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? हाइंड लिम्ब इज मोर मस्कुलेचर, मसल्स आपके हाइंड लिम्ब में ज्यादा होती है। लाइकवाइज फ्रॉग में भी हाइंड लिम्ब में मसल्स क्या होंगी? ज्यादा। तो हाइंड लिम्ब्स लार्जर एंड मोर मस्कुलर देन फोर लिम्ब। पहली बात क्लियर है। अब देखिए, आपके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में अगर मैं फिंगर्स माने डिजिट्स, फिंगर को ही डिजिट्स बोलते हैं, तो अगर मैं डिजिट की संख्या आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे बिल्कुल नेचर ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, जितना फोर लिम्ब में फिंगर उतना ही हाइंड लिम्ब में फिंगर, मतलब 5 डिजिट्स इन ईच फोर लिम्ब एंड इन ईच हाइंड लिम्ब। पर ऐसा फ्रॉग में नहीं। याद रखिएगा, फोर लिम्ब में क्या होंगी? तो यहाँ पे फोर लिम्ब FORE 4 है, पर इससे FOUR वाला 4 भी याद रखिएगा। फोर लिम्ब में केवल 4 डिजिट, फोर लिम्ब में केवल 4 डिजिट, और हाइंड लिम्ब में एक ज्यादा 5 डिजिट्स। तो आगे का है फोर लिम्ब, कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट, पर हाइंड लिम्ब में कितने होंगे? 5 डिजिट्स। कैसी बात क्लियर? अगर मैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के जनरल फंक्शन की बात करूं तो क्या फंक्शन होगा बच्चा? तो होगा स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग। लीपिंग देखा है क्या? छलांग लगाते हुए लीप करना, है ना? फ्रॉक को छलांग लगाते हुए देखा है कभी? लीपिंग बोलेंगे। बरोइंग, है ना, कि गड्ढा खोदने के लिए, बरोइंग करने के लिए भी ये काम आएगा। These would be the general functions। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं फोर लिम्ब की, है ना, तो फोर लिम्ब को मैंने थोड़ा सा अलग से दिखाया है। कितने डिजिट्स दिख रहे हैं बच्चा? 4 डिजिट दिख रहे हैं। और जो पहला डिजिट होगा उसमें एक पैड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है क्या? कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये वाला स्ट्रक्चर, इफ यू लुक क्लोजली, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? तो फर्स्ट डिजिट में एक पैड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। किसके? फोर लिम्ब के। हाइंड लिम्ब में ऐसा नहीं होता, फोर लिम्ब में होता है। और इसी को आप बोलते हो कॉप्यूलेटरी पैड। क्या बोलते हो? कॉप्यूलेटरी पैड, जिसको हम नप्चुअल पैड भी बोलते हैं, है ना? कॉप्यूलेटरी या नप्चुअल वर्ड क्यों आया है? तो ये जो पैड होता है ना बच्चा, जब कॉप्यूलेशन करते हैं मेल फ्रॉग्स एंड फीमेल फ्रॉग, सेक्सेस सेपरेट होंगी, आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल फ्रॉग मेल गैमीट बना रहा है, फीमेल फ्रॉग फीमेल गैमीट बना रही है ना? तो जब इनको रिप्रोडक्शन करना है तो मेल फ्रॉग सिट्स अबव द फीमेल फ्रॉग एंड द मेल फ्रॉग होल्ड्स द फीमेल एंड ट्रिगर्स द फीमेल टू रिलीज एग्स। और जब एग रिलीज होगा तो मेल भी स्पर्म रिलीज करेगा और फर्टिलाइजेशन बाहर होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिखाऊंगी आगे। तो जिसकी मदद से वो फीमेल को ग्रास्प करके रखता है, होल्ड करके रखता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉप्यूलेटरी पैड। तो फंक्शन ऑफ कॉप्यूलेटरी पैड वुड बी दैट इट helps in holding the female during copulation। क्लियर है क्या? तो ये कॉप्यूलेटरी पैड किसका फीचर है? फोर लिम्ब का फीचर है।
पर आपको एक चीज और समझ आ रही होगी कि मेल होल्ड्स द फीमेल, इट्स नॉट ट्रू वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मेल होल्ड्स द फीमेल मतलब ये कॉपुलेटरी पैड किसमें होना चाहिए? ओनली इन केस ऑफ मेल। मतलब forelimb of male only has this copulatory pad। क्लियर है क्या? तो हम बोलेंगे that this copulatory pad कहां पाया जाएगा? In the males first digit of forelimb। क्लियर है? फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको बच्चा कि जो मेल फ्रॉग है और फीमेल फ्रॉग होता है, इसको आप मॉर्फोलॉजिकली देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन मेल कौन फीमेल। और ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये मैंने आपको फाइलम एस्केल्मेंथिस में भी पढ़ाया था। बोला था जब एक्सटर्नली देखकर आप सेक्स सेपरेट कर दें, बता दे कि कौन मेल है कौन फीमेल है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर ही, तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब फ्रॉग में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा। तो पहली चीज जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग होगा या फीमेल फ्रॉग, दैट थिंग इज कॉपुलेटरी पैड, क्योंकि मेल में होगा फीमेल में नहीं होगा। ये बात क्लियर? चलिए आइए हाइंड लिम्ब पर। हाइंड लिम्ब को अगर आप देखें गौर से, कितने डिजिट्स होंगे बच्चा? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स होंगे। एंड दे एक्चुअली आर वेब्ड। कभी आपने डक्स देखे हो तो डक की फीट अगर देखी हो तो क्या होती है? वो वेब्ड होती है। एंड दैट इज एक्चुअली अडेप्टेड फॉर स्विमिंग। लाइकवाइज जो डिजिट्स हैं उनमें वेब्स, जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस वेब कैन बी अ फ्लैप ऑफ स्किन, दिस कैन बी अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मॉडिफिकेशन है, एक तरीके का अडेप्टेशन है फॉर स्विमिंग। तो हम बोलेंगे हाइंड लिम्ब इज वेब्ड, और जिसकी वजह से इसको स्विमिंग में मदद मिलती है। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, तो हमने लिम्स की बात करी, 4 लिम्स की बात करी जिसमें डिजिट्स हैं 4। हाइंड लिम्ब की बात करी जिसमें डिजिट्स होंगे 5। और क्या डिफरेंस है? तो हाइंड लिम्ब ज्यादा लॉन्गर है, ज्यादा मस्कुलर है 4 लिम्ब के मुकाबले। एक और चीज हमने पढ़ी कि हाइंड लिम्ब में क्या होती है? वेब्स, वेब्ड होती है, जो स्विमिंग के लिए अडेप्टेशन है। फिर हमने पढ़ा कि 4 लिम्ब इन केस ऑफ मेल फ्रॉग, इसकी फर्स्ट डिजिट में होता है एक पैड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं, जो कि फीमेल को होल्ड करने में मदद करता है। कितनी बात क्लियर? चल अब बात करें, एनसीईआरटी ने बोला है कि फ्रॉग के पास होता है बाइफरकेटेड टंग। बाइफरकेटेड का मतलब क्या हमारा टंग बाइफरकेटेड है? नहीं, हमारा टंग बिल्कुल ऐसा है, बाइफरकेटेड नहीं है। पर फ्रॉग के केस में ऐसा नहीं है, फ्रॉग का टंग ऐसा है बच्चा, मतलब ऐसा। तो हम बोलेंगे दो मुहा, बोलते हैं जैसे दो मुहा सांप, ऐसा। चलिए, तो जीभ जो होती है वो क्या होती है? ऐसे डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, तो इसी को हम बोलते हैं बाइफरकेशन। तो टंग कैसा हो गया? बाइफरकेटेड। एक और चीज बताऊं, तो जो टंग होता है, हमारी टंग क्या है? आगे से फ्री है ना, आगे से फ्री है, पीछे की तरफ ये क्या होती है? कनेक्टेड होती है ना। And one of the structures to which our tongue connects is a hyoid bone। हमने पढ़ा था hyoid bone, लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ाया था मैंने आपको। पर फ्रॉग के केस में उल्टा है। फ्रॉग की जो टंग है वो ऐसा नहीं है। मान लेते हैं अगर बकल कैविटी और ये टंग है, तो ये पीछे की तरफ टंग ज्वाइंट नहीं है। हमारे में तो ऐसा ही होता है, टंग क्या है? पीछे ज्वाइंट है और आगे से फ्री है। पर फ्रॉग में उल्टा है, फ्रॉग में टंग आगे से फिक्स्ड होती है और ये टंग आगे से फिक्स्ड होती है और पीछे क्या होती है? फ्री। जब टंग बक्कल कैविटी के अंदर रहेंगी तो बिल्कुल आगे की तरफ फिक्स्ड और पीछे की तरफ बिल्कुल रिट्रैक्टेड वे में रहेंगी। पर जैसे ही इसको अपना प्रे दिखा, फॉर एग्जाम्पल कुछ इंसेक्ट्स दिख गए, तो झटके से टंग को क्या किया जाएगा? बक्कल कैविटी से बाहर निकाला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? आगे से ये जो टंग है आगे से फिक्स्ड होती है और पीछे से क्या होती है? फ्री। तो बक्कल कैविटी में नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रहेंगी, पर जब इसको टंग को बक्कल कैविटी से बाहर निकालना होगा तो बिल्कुल ऐसे निकालेगा। ठीक है क्या? तो आप देख रहे हैं टंग जो है आगे से फिक्स्ड है और पीछे से फ्री है, और इसमें दो मुंह निकल रहे हैं, बाइफरकेटेड टंग। क्लियर है क्या इतनी बात? तो बस मॉर्फोलॉजी में एनसीईआरटी ने केवल इतनी ही बातें करी है बच्चा।
अब हम बात केवल एनाटॉमी की करेंगे, जिसमें हम बारी बारी से सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम डाइट बोलेंगे फ्रॉग का, कि फ्रॉग खाता क्या है। तो एनसीईआरटी लिखती है फ्रॉग इज अ कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस मतलब तो ये फीड करता है इंसेक्ट्स पर, ये फीड करता है मॉलस्क्स पर, इन सबको खाता है, कार्निवोरस। अब देखिएगा, आप 10th पढ़कर ही आए हैं, है ना। 10th में जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, वहां जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक लाइन एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है, और जो हर्बीवोरस होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल लंबा होता है, लॉन्गर होता है। ठीक, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड का डाइजेशन करवाने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, तो फूड को थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक एलिमेंट्री कैनाल में ठहर के रखना है, तो एलिमेंट्री कैनाल को लंबा करना पड़ेगा। पर कार्निवोरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है, और यही बात एनसीईआरटी ने फ्रॉग के केस में बोला है, दैट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्टर बिकॉज़ दे आर कार्निवोरस। क्लियर? चल, अब देखिए, जितना भी आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं ना बच्चा, ह्यूमन के केस में फ्रॉग में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, इसलिए आपको चीजें याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने बोला था ना, फ्रॉग सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना। इस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज यू कैन रिलेट इट विद ह्यूमन का सिस्टम। ठीक, चलिए, तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहाँ से कहाँ होता है, तो माउथ से शुरू होता है एंड इट एंड्स एट एनस, बोलते हैं ना हमारा एलिमेंट्री कैनाल, है कि नहीं। तो माउथ से लेकर एनस तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल रन करता है, याद रखिएगा। फ्रॉग के केस में माउथ से लेकर क्लोएका तक, माउथ से लेकर क्लोएका तक एलिमेंट्री कैनाल रन करता है। क्लोएका क्या है, एनस क्यों नहीं आया, ये अभी बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले माउथ है ना। माउथ के बाद ये जो माउथ है, माउथ ओपनिंग होगी, फिर आएगा बकल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है बच्चा, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन चेम्बर फॉर फूड एज वेल एज एयर, पढ़ा होता है आपने। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रही हूँ तो आएगा क्या आपका, ईसोफेगस। और याद रखिए, हमने फ्रॉग में पढ़ा है कि फ्रॉग के पास गर्दन ही नहीं है, नेक है ही नहीं, तो ईसोफेगस, आप बताइए मुझको, लंबा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो नेक नहीं है, मतलब ईसोफेगस वुड बी शॉर्ट। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले है माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर है फेरिंग्स, फिर है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज व्हाट, शॉर्ट। ईसोफेगस इज शॉर्टर बिकॉज नेक इज नॉट देयर, है कि नहीं। ईसोफेगस के बाद देखिए जरा इस तरफ ऑन द राइट हैंड साइड, इधर आप देख रहे हैं, ये फ्रॉग को डाइसेक्ट किया हुआ है और अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है। मैंने इसी को उठा के यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो आप देख सकते हैं बच्चा, ये जो चीज है ना, ये चीज, ठीक, ये है आपका, इसके ऊपर फेरिंग्स होगा, दिस थिंग वुड बी ईसोफेगस। ये चीज जो आपको दिख रही है, दिस इज योर स्टमक, ये जो चीज दिख रही है दिस इज स्टमक, और यहां से जो लंबी चीज आपको दिख रही है दिस इज योर इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइन है, जैसे ह्यूमन के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, बहुत ज्यादा डिमार्केटेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, पर फ्रॉग के केस में इतना ज्यादा डिमार्केशन नहीं होता। फ्रॉग के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे केवल ड्यूडेनम है और इलियम है, और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पर केवल और केवल क्या है, रेक्टम है। ठीक है क्या, तो स्टमक के बाद आएगा पूरा इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम, एंड लास्टली दिस रेक्टम ओपन्स इनटू, होना कहां चाहिए था, एनस में, पर यहां नहीं है। यहां जो कॉमन चेंबर है, याद रखिएगा, क्लोएका कहलाता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। क्लोएका क्या होता है, देख बच्चा, ये एक चेंबर है, और इस चेंबर में आती है किसकी ओपनिंग, तो सबसे पहले बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग।
और यहाँ पे क्या होगा वो चीज, यहाँ पे होगा रेक्टम, रेक्टम खुलेगा इस कॉमन चेम्बर में, है ना। फिर आएगा आपका जो यूरेटर होगा, यूरेटर किसका हिस्सा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो यूरेटर की ओपनिंग भी होगी। और फिर आएगा आपका रिप्रोडक्टिव डक्ट, है ना। तो रिप्रोडक्टिव डक्ट, फॉर एग्जांपल फीमेल के केस में अगर मैं बोलूं तो ओविडक्ट, है ना। तो हमारा जो क्लोएका होता है, क्लोएका एक ऐसा चेंबर है जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कचरा आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी कचरा आ रहा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से गेमीट्स भी आ रही है। मतलब क्लोएका इज द कॉमन चेंबर फॉर फीकल मैटर, फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर गेमीट्स। ठीक है क्या। तो हमने बोला कि हमारा रेक्टम ओपन्स इनटू क्लोएका। क्लियर रहेगा इतनी बात। तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, जिसमें तीन नाम एनसीईआरटी बोलती है, ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम, एंड रेक्टम ओपन्स इनटू क्लोएका। एज यू कैन सी, जो आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है क्या आपको बच्चा, दिस पोर्शन इज एक्चुअली ए रेक्टम, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली क्लोएका। तो रेक्टम ओपन्स इनटू क्लोएका। ठीक है, कितनी बात समझ आ रही है आपको। चलो, तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई, हमारे में भी एलिमेंट्री कैनाल है बिल्कुल इसी तरीके से, है ना, सिमिलरली। पर देयर आर सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स आल्सो, है कि नहीं। ग्लैंड्स मतलब कुछ ऐसे सिक्रीशंस, एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। लाइकवाइज फ्रॉग में भी ऐसे ग्लैंड्स होंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनको बोलेंगे। सबसे पहली चीज लिवर, हमारे में लिवर होता है, और लिवर का फंक्शन क्या होता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल को। लिवर किसको सिक्रीट करता है, बाइल को। अब देखिए बाइल का फंक्शन क्या होता है, तो जब आप खाना खाते हैं तो बकल कैविटी में थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, और ये खाना आप स्वालो कर लेते हैं, ईसोफेगस से होता हुआ कहां जाता है, स्टमक में। क्या आपको पता है स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स होती है, और स्टमक के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है गैस्ट्रिक। तो स्टमक में पाए जाने वाला ग्लैंड क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। फ्रॉग में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, फ्रॉग में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे आपके केस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या कहलाता है, पेप्सिन, यहां भी पेप्सिन बनेगा। साथ ही साथ इन्हीं ग्लैंड से HCl भी तो रिलीज होता है, और ये HCl माइक्रोब से तो लड़ने में मदद करती हैं, पर साथ ही साथ पीएच एसिडिक बनाते हैं ताकि ये पेप्सिन काम कर सके। क्योंकि पेप्सिन जब सिक्रीट होता है तो पहले इनएक्टिव स्टेट में सिक्रीट होता है, और उस इनएक्टिव स्टेट को बोलते हो पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl चाहिए, मतलब अगर एंजाइम को काम करवाना है तो HCl सिक्रीट करना पड़ेगा। तो लाइकवाइज फ्रॉग में भी देखो, gastric gland secretes gastric juice which contains a digestive enzyme and HCl. Digestive enzyme for example पेप्सिनोजेन, किसको तोड़ता है बच्चा, पेप्सिनोजेन तोड़ता है प्रोटीन को। ठीक, अब क्या हुआ है, हमारा खाना स्टमक में डाइजेस्ट हो गया है, पर क्या कंप्लीटली हुआ, नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ। अब ये खाना जब हम स्वालो करते हैं तो एकदम गोला होता है खाने का, जिसको बोलस बोलते हो, पर जब ये खाना स्टमक में जाता है तो खाना कैसा हो जाता है, बिल्कुल शेक जैसा हो जाता है, जैसे आप मिल्क शेक्स पीते हो ना, तो बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंसी का हो जाता है, लिक्विडी, सेमी डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पीएच कैसा होगा, तो स्टमक से निकलने वाले खाने का पीएच एसिडिक ही होगा। तो ये चीज, ये खाना जो लिक्विडी है, एसिडिक नेचर का है, और पार्शियली डाइजेस्टेड है, इसी को बोला जाता है काइम। क्या बोलते हो, काइम। तो जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, काइम। क्या जाने वाला है, काइम। और ये जो काइम होगा ये कैसा होगा, तो काइम होगा एसिडिक, partially digested
फूड, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, कंसिस्टेंसी कैसी है, तो हम बोलेंगे लिक्विड जैसा। क्लियर? चलिए अब देख बच्चा, अब ये काइम एंटर हुआ है ड्यूडेनम में, और आपको पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पहला हिस्सा ड्यूडेनम ही होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डाइजेशन, बचा खुचा डाइजेशन जो भी होना है, वो जिन एंजाइम्स के द्वारा होगा, उस एंजाइम की पहली शर्त होती है कि पीएच होना चाहिए एल्कलाइन। पीएच कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन। पर जो खाना आया है उस खाने का पीएच कैसा है? एसिडिक। तो आपको इस पीएच को क्या करना पड़ेगा? एसिडिक से एल्कलाइन बनाना पड़ेगा, मतलब पीएच को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे पहली चीज जो इस पीएच को बदलने का काम करती है, एसिडिक से अल्कलाइन बनाने का काम करती है, वो होती है बाइल। किसने बनाया? लिवर। तो ये जो बाइल है इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? तो इसका फंक्शन होगा, इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिक पीएच ऑफ काइन। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि जो बाइल है वो फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? एमल्सिफिकेशन का मतलब है कि फैट का एक बहुत बड़ा गोला है और इस बड़े से गोले को छोटे छोटे गोलों में तोड़ना, इसी को क्या बोलेंगे? एमल्सिफिकेशन। आपको पता है ना कि अगर आपके पास एक सिंगल लार्ज बबल है और उस बबल को अगर आपने तोड़ दिया और 1000 छोटे छोटे बबल्स बना लिए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो बड़ा सा एक बबल था, एक बड़ा सा गोला था, इसका सरफेस एरिया ज्यादा या इसी गोले को तोड़ के आपने जो छोटे छोटे 1000 गोले बनाए उसका सरफेस एरिया ज्यादा? क्या दोनों का सरफेस एरिया बराबर? क्या किसी का ज्यादा किसी का कम होगा? तो हम बोलेंगे कि छोटे छोटे गोलों को अगर सबका सरफेस एरिया जोड़ दिया जाए तो इस बड़े गोले के मुकाबले इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एंजाइम चिपकेगा। कौन सा एंजाइम? लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, नाम है लाइपेज। तो इस एमल्सिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चा? ये चूंकि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे लिपिड का डाइजेशन क्या होता है? मोर एफिशिएंट होता है। तो ये एमल्सिफिकेशन करवाने का काम कौन करता है? बाइल। तो बाइल के दो फंक्शंस, एक तो पीएच को क्या करता है? एसिडिक से बेसिक बनाता है काइम के पीएच को, और दूसरा ये फैट का एमल्सिफिकेशन करवाता है। ठीक, तो याद रहे ये जो बाइल जूस आ रहा है, बाइल जूस बनाया किसने? लिवर ने। यहां आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट? लिवर ओनली। और लिवर के जस्ट बगल में होता है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो गॉल ब्लैडर। हमारे अंदर भी गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली जिसको बोलते हो, जिसके अंदर आपका बाइल स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। लाइकवाइज यहां भी बाइल स्टोर कहां होगा? गॉल ब्लैडर में। तो जब बाइल की जरूरत होगी तो डक्ट के द्वारा पहुंचाया जाएगा। कहां पर पहुंचाया जाएगा? ड्यूडेनम में। जैसे ह्यूमन के अंदर भी होता है बच्चा, बाइल जूस जिस डक्ट से आता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जिस डक्ट से आता है, ये दोनों डक्ट आपस में मिली भगत कर लेते हैं और एक कॉमन डक्ट बना देते हैं, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और ये कॉमन डक्ट जिसमें पैनक्रियाटिक जूस भी है और जिसमें बाइल जूस भी है, इस कॉमन डक्ट को खोलते हैं हम ड्यूडेनम के अंदर। तो यहां भी देख बच्चा, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल एंटर थ्रू कॉमन डक्ट। कहां पर? इनटू द ड्यूडेनम। याद रहे, इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ये खुलता है। ठीक है क्या? कॉमन डक्ट क्या बोल दोगे? हेपाटो
पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे, है कि नहीं? तो काइम जो एंटर किया था स्टमक से कहां? इंटेस्टाइन में। उसका पहले पीएच चेंज किया, पीएच चेंज करने के बाद पैनक्रियाज से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं वो उसका डाइजेशन करेंगे। और डाइजेशन जब पूरा हो जाएगा बच्चा, तो डाइजेशन होने के बाद क्या करना है? कॉम्प्लेक्स फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट गया है, अब उसको एब्जॉर्ब करना है। तो याद रहे, जो आपका इलियम होता है, उस इलियम के अंदर विलाई और माइक्रोविलाई होती है। विलाई मतलब इलियम की लाइनिंग क्या बना रही है? फोल्ड बना रही है। और इस फोल्ड पे सेल्स होंगे ना बच्चा, उस सेल्स में भी क्या प्रेजेंट होती हैं? उस सेल्स में प्रेजेंट होती हैं माइक्रोविलाई। ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सरफेस एरिया एब्रप्टली बढ़ता है, जिसकी वजह से आप एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर पाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी रिमेनिंग फूड मटेरियल जो कि अनएब्जॉर्ब्ड रहा, अनडाइजेस्टेड रहा, उसको उठा के कहां फेंक दिया जाएगा? रेक्टम में। और रेक्टम में पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब ये खाना स्मॉल से लार्ज में जाता है तो वहां क्या होती है? केवल कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि एक चीज वाटर भी है। तो रेक्टम में क्या होने वाला है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। और जो बचा खुचा वेस्ट है उसको हम कहां फेंक देंगे? क्लोएका में। और क्लोएका के जरिए एक्सटीरियर में फेंक दिया जाएगा। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो मुझे नहीं लगता फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही है। आइडेंटिकल नहीं है पर बहुत हद तक सिमिलर है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बच्चा अगले एनाटॉमिकल एस्पेक्ट के, विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये बात बार बार रिपीट हो रही है, एम्फीबिया में भी पढ़ाया था ये बात, जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां भी ये चीज आई थी। आज तीसरी दफा पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बच्चे, जब हम अडल्ट फ्रॉग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो जब हमारा अडल्ट फ्रॉग वाटर के अंदर रहेगा, वाटर के अंदर रहेगा, तो नॉस्ट्रिल के जरिए तो सांस नहीं ले सकता। तो क्या होगी? नॉस्ट्रिल बंद है, लंग के जरिए रेस्पिरेशन ब्रीथ नहीं कर सकता। तो क्या करेगा? इसके पास एक ही चारा है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू रेस्पायर वाया स्किन। किसके जरिए रेस्पायर करेगा? स्किन के जरिए। और आपको पता है स्किन के जरिए जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो हम बोलेंगे व्हेन द फ्रॉग इज इनसाइड वाटर इट रेस्पायर्स वाया स्किन, और ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलिए जी, तो यहाँ बस रिप्रेजेंटेशन है आपके समझने के लिए कि ये हमने बनाया इस तरफ पानी, और पानी के अंदर क्या मौजूद है बच्चा? तो पानी के अंदर मौजूद है डिसॉल्व्ड गैसेस। क्या मौजूद है? डिसॉल्व्ड गैसेस। और गैस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन? ऑक्सीजन। तो देख बच्चा, तो पानी में क्या है? खूब सारा ऑक्सीजन। अब ये जो व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन मैंने बनाए हैं, दैट इज नथिंग बट द स्किन ऑफ फ्रॉग, moist skin of the frog, because this skin is a highly vascularized। highly vascularized मतलब ब्लड सप्लाई खूब ज्यादा। तो यहाँ मैंने बना दिया है ब्लड कैपिलरी। तो हमारी जो फ्रॉग की स्किन है वो हाईली वैस्कुलराइज्ड है, तो जो भी इस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वो सिंपल डिफ्यूजन, वो सिंपल डिफ्यूजन वाया सिंपल डिफ्यूजन कहां जाने वाला है? पानी से होते होते ये चला जाएगा स्किन के जरिए ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड आया होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगी, तो क्या कर दिया हमने? पानी से ऑक्सीजन उठाया, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से हमने इस ऑक्सीजन को कहां फेंक दिया? उस ब्लड में। क्या ब्लड में ऑक्सीजनेशन हो गया? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई? बिल्कुल। और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां ले जाया जाएगा? हार्ट की तरफ, और हार्ट इसको पंप कर देगा थ्रू आउट बॉडी। पढ़ेंगे हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक? पर याद रहे जब हमारा फ्रॉग लैंड पे है तो फ्रॉग के पास खूब सारे ऑप्शंस हैं। एक चीज तो है स्किन, भैया स्किन के जरिए रेस्पायर कर ही सकता है, बिल्कुल। दूसरा,
बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी होती है ना फ्रॉग की, दैट इज ऑल्सो, जैसे यहाँ पे चीजें हो रही है ना एक्सचेंज, बिल्कुल वैसे ही वहां पे बक्कल कैविटी में एयर गई है, एयर में ऑक्सीजन है, और बक्कल कैविटी की लाइनिंग इज ऑल्सो हाईली वैस्कुलराइज्ड, तो वहां भी गैसियस एक्सचेंज हो जाता है डिफ्यूजन के जरिए, ठीक। पर तीसरा तरीका है वाया लंग, और लंग के जरिए अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो क्या बोलोगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग का लंग कैसा दिखता है, तो फ्रॉग का लंग है पेयर्ड, इलोंगेटेड, पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। पेयर होगा, हमारे में भी वन पेयर लंग होती है, इसके पास भी होगा। कैसा होगा, पिंक कलर का होगा, और हम बोलेंगे इलोंगेटेड। देख रहे हो क्या, लंग दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके पास जो लंग है वो कहाँ मौजूद होगा, तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक ओनली, तो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ मौजूद होगा, ट्रंक में ही होगा। तो हमारे अंदर हम थोरासिक कैविटी बोलते हैं ना बच्चा, पर फ्रॉग में थोरासिक कैविटी क्या बोलोगे, ट्रंक बोल दोगे, अपर रीजन ऑफ ट्रंक, तो हम बोलेंगे दे आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, कहने को बोल दो थोरैक्स। क्लियर है क्या, चलिए, तो देखिए ये रही नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से जो हवा है, नॉस्ट्रिल से हवा जाएगी नेजल कैविटी से होते हुए, और कहां एंटर करेगी, फेरिंग्स में। ये कलर विजिबल नहीं है तो मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूं। हवा आई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, कहां गई, नेजल कैविटी में, फिर कहां गई, फेरिंग्स में। माउथ से भी हवा जा सकती है, इवेंचुअली कहां जाएगी, बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में। और फिर हम बोलेंगे कि जो ओपनिंग होगी, जैसे हमारे में होता है ना बच्चा कि जो विंड पाइप है, उस विंड पाइप की ओपनिंग क्या कहलाती है, ग्लोटिस। पता है आपको क्या है ना, ऊपर होता है लेरिंग्स और उसके नीचे आती है ट्रैकिया, लेरिंग जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हो। तो सर लेरिंग्स की ओपनिंग, लेरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हो, ग्लोटिस, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस, याद है क्या। तो यहाँ भी उसी माफिक मैंने यहाँ लिख दिया ग्लोटिस, एंड दैट वुड इवेंचुअली लीड टू द लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या होंगी, एल्विलाई होंगी। एल्विलाई इज द साइट वेयर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज अकर्स, है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही, तो लंग के जरिए कुछ ऐसा थोड़ा सा एनाटॉमिकल डिटेल एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ बता दिया है। बाकी पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है ये सब आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ भी वैसे ही रेस्पिरेशन होगा बच्चा, है ना, क्योंकि आपको जब एक्सपायर करना है तो हवा को बाहर फेंकना है, तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, इंस्पायर करना है वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ भी कुछ मसल से हेल्प करेंगी ऐसा करवाने में, ठीक है क्या, पर मैकेनिज्म यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना। याद रखे कुछ बातें, ये तो हमने बात करी है अडल्ट के केस में कैसे रेस्पिरेशन होगा, जब वो पानी के अंदर है, जब वो लैंड पर याद रहे जो फ्रॉग है, फ्रॉग का लार्वा होता है बच्चा, आगे रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी कि यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, तो सीधे अडल्ट नहीं बनता, बीच में लार्वल स्टेज आती है, और इसका लार्वा, फ्रॉग का लार्वा कहलाता है टेडपोल लार्वा, और ये जो टेडपोल लार्वा है इसके पास होती है गिल्स। So the larval stage has only one respiratory structure, that is gills. तो टेडपोल लार्वा रेस्पायर वाया गिल्स, और गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन को मैंने सिखाया है आपको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर। एक और चीज, हमने हाइबरनेशन और एस्टिवेशन अभी पढ़ा था, है ना, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप बोला था, कब, जब बहुत एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम विंटर हो, तो चूंकि ये पॉइकिलोथर्म है तो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल डीप स्लम्बर में, स्लीप में चले जाते हैं, और तब ये मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनएक्टिव, केवल इतना ही मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है जितना इनको जिंदा रखवाने के लिए काफी। तो इस दौरान वो चूंकि बरों के अंदर है बच्चा, तो इस दौरान वो सांस वास भी नहीं लेते हैं, केवल यहाँ रेस्पिरेशन होती है वाया स्किन, और स्किन के जरिए जितना थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाए काफी, क्योंकि देखो ना मेटाबॉलिज्म कम है तो ऑक्सीजन डिमांड तो वैसे भी कम है, तो जो ही थोड़ू मोड़ू सा ऑक्सीजन डिफ्यूज करके स्किन के जरिए पहुंचा है बॉडी को, उतना ऑक्सीजन इसके लिए काफी होगा है। क्लियर है क्या इसकी बात, चलिए जी बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बढ़े आगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जैसे हमारे
सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना 3 कंपोनेंट्स होंगे, और वो 3 कंपोनेंट्स क्या, कि भैया फ्लो क्या होता है, फ्लो क्यों होता, कहाँ होता है, और फ्लो फ्लो क्यों होता है। क्या बोला मैं, फ्लो क्या होता है, मैं परिभाषा नहीं बोल रही, वो कौन सी चीज है जो फ्लो कर रही होती है, ये मतलब है मेरा। और फ्लो कौन कर रही होती है, बॉडी फ्लूइड, एंड बॉडी फ्लूइड इज व्हाट इनसाइड यू, दैट इज योर ब्लड। लिम्फ भी एक बॉडी फ्लूइड है, पर मेजरली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में। तो लाइकवाइज फ्रॉग में भी जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोल रहे होगे, ब्लड। तो फ्लो क्या हो रहा है, ब्लड। कहाँ हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। तो हमने जैसे आर्टरी, वेन ये सब पढ़ा था, कैपिलरीज भी पढ़ी थी। तो क्या आपको याद है जब हम क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम में, तो वहां सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था और बोला था कि अगर ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करते 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 एक ऐसी जगह जाए, एक ऐसा सिचुएशन आए जब ब्लड अब एक खाली जगह पे गिर जाए, डंप हो जाए, जैसे हम बोलते हैं ना जो हमारी सीवेज पाइप है वो नदी में जाके खुल जाती है और अपना कचरा नदी में गिरा देती है, ठीक है। वैसे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खाली जगह में ब्लड गिर जाएगा, और उस खाली जगह को बोलते हो हीमोसील, या इसी को बोल देते हो साइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो ब्लड वेसल थी उसके पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो कैपिलरी बना सके, कैपिलरी नहीं थी, तो ब्लड वाज नॉट फ्लोइंग इन द क्लोज्ड सिस्टम। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन किया जा रहा था। पर क्या ऐसा फ्रॉग में होता है, नहीं। हमने पढ़ा था बच्चा कि जो अहम होते हैं, निमोनिक बोला था ना याद करने को, अहम जी, अहम ऑर्थ्रोपोडा, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मिटा एंड मोस्ट ऑफ द मोलस्का एक्सेप्ट सेफालोपोड, इन सब के पास होता है ओपन टाइप। पर अगर मैं क्लोज टाइप की बात करूं तो होता था एसीसी। एसीसी मतलब ए से एनेलिडा, सी से सेफालोपोडा और सी से कॉर्डेटा। तो क्या हमारा फ्रॉग भी कॉर्डेटा है, यस। तो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज्ड, और क्लोज्ड होगा तो आर्टरी, वेन एज वेल एज कैपिलरी। क्लोज्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी। तो कैपिलरीज यहाँ पे मौजूद, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, क्लोज्ड टाइप। क्लियर है क्या इतनी बात, चलिए जी। तो हमने बोला फ्लो क्या होता, ब्लड। फ्लो कहाँ होता, ब्लड वेसल्स में। फ्लो करवाता कौन है, तो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पंपिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है, बिल्कुल जैसे हमारे अंदर भी मसल्स है, इनके पास भी हार्ट में मसल्स मौजूद होंगे। हमारे हार्ट में कितने चेंबर, 4, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। पर अगर एम्फीबिया याद हो आपको तो वहां मैंने पढ़ाया था कि हार्ट में, एम्फीबिया के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं, केवल 3। कितने चेंबर्स, 3। 2 छुटकू छुटकू से चेंबर्स दिख रहे हैं क्या आपको, और इसको क्या बोल देते हो, एट्रिया। क्या बोल देते हो, एट्रिया। और ये क्या है, वेंट्रिकल। एक तरफ से आ रहा होता है बच्चा, एक तरफ से आ रहा होता है हमारा, एक तरफ से आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड एट्रिया से आके कहां गएगा, कहां गिरेगा, वेंट्रिकल में। एक तरफ से आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एट्रिया में गिरेगा और कहां गिरेगा, इवेंचुअली वेंट्रिकल। क्योंकि हार्ट को दोनों किस्म का ब्लड मिला है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिला है, हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। पर क्या एक सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो गई है कॉमन चेंबर में, तो हम बोलेंगे ब्लड की मिक्सिंग हो गई है, इसलिए ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड occurs inside the ventricle।
तो हम बोलेंगे हार्ट में कितने चेम्बर्स, 3, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक, तो बारी बारी से पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ाऊंगी और फिर मैं ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगी, उतना ही जितना एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक, मैं पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सेग्रीगेटेड मैनर में यहाँ चीजों को मैंने रिप्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी केवल एक पैराग्राफ में ही लिख देती है सारी चीजें, है ना। तो मेरे ख्याल से ऐसे पढ़ने से चीजें थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक रहती है और याद करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, बिकॉज यू गेट अ सेंस ऑफ क्लैरिटी इन सच वे, है ना। चलिए, तो बात करते हैं हम हार्ट की। तो हार्ट में सबसे पहला पॉइंट बच्चा, दैट इट इज अ 3 चेम्बर, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। कैसा है बाय नेचर, मस्क्यूलर हार्ट। क्लियर। चलिए, अब देखिए बच्चा कि जो हार्ट को अगर आप डॉर्सली देखेंगे, कैसे देखना है हार्ट को, पीछे से डॉर्सली देखना है, तो हार्ट के ऊपर एक रफली ट्रायंगुलर, जो आपको ऑरेंज कलर में एक रीजन दिख रहा है क्या, है ना, इस रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देख पाएंगे कब, जब हार्ट को आप डॉर्सली व्यू करेंगे। और इस एडिशनल चेंबर को बोला जाता है साइनस विनोसस। क्या बोलते हैं, साइनस विनोसस। याद रखिए कि जब ऑक्सीजन रिच ब्लड गया था अलग अलग ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन ने उस ऑक्सीजन को लिया और CO2 उस ब्लड में डंप किया। ब्लड कैसा वापस हुआ है, ब्लड वापस हुआ है डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड। याद रहे, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के द्वारा कैरी किया जाएगा, पता है ना आपको। वेन, मोस्ट ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेन के द्वारा, और हर जगह का जो वेन है वो इवेंचुअली मिलके क्या बना देता है बच्चा, पता है ना आपको, वेना कावा। क्या बना देता है, वेना कावा। मतलब सारी वेन्स मिलके क्या बन गई, वेना कावा। और इस वेना कावा को हार्ट में खुलना है। हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा तभी तो हार्ट उसको पंप करके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के पास भेजेगी उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करवाने के लिए, है कि नहीं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा में पहुंचा। और वेना कावा को वैसे तो हमारे केस में हार्ट में पढ़ाया था ना कि जो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में खुल जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर देती हैं राइट एट्रियम के अंदर। पर यहाँ राइट एट्रियम में ये जाता कहाँ, राइट एट्रियम में जाता, इसके पहले उसको एक चेंबर से गुजरना पड़ेगा और वो चेंबर है साइनस विनोसस। तो पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पूरा वेना कावा में, है ना, सारे वेन से मिलके बन गई वेना कावा। और वेना कावा राइट एट्रियम में नहीं खुलेंगी, वेना कावा कहाँ खुलेंगी, साइनस विनोसस में। और साइनस विनोसस से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम। क्लियर है क्या इतनी बात। तो इट डम्प्स, साइनस विनोसस क्या है, डॉर्सली प्रेजेंट है। हार्ट को जब डॉर्सली देखोगे तो साइनस विनोसस दिखेंगी। कैसे है, रफली ट्रायंगुलर दिख रही है आपको। फंक्शन क्या है, इट डम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम दैट इट रिसीव्स फ्रॉम वेना कावा। वेना कावा से रिसीव करती है और डंप करती है राइट एट्रियम में। बताइए क्या इतनी बात क्लियर नहीं हुई आपको। अब देख बच्चा, ये मैंने हार्ट को क्या कर दिया, ये तो वेंट्रली दिखाया था, है ना। मैंने ये हार्ट को क्या कर दिया, सॉरी वेंट्रली बोला क्या, नहीं, ये डॉर्सल व्यू दिखाया था। अब देख बच्चा, हार्ट को क्या किया मैंने, जैसे आलू को बीचों बीच कट करते हो ना, हार्ट को भी मैंने वैसे ही कट कर दिया। कट करके ओपन करके देखा तो ऐसा दिखा। ऊपरी चेंबर आपको क्या दिखेगा, एट्रिया, और नीचे का जो चेंबर दिख रहा है कॉमन चेंबर, एक ही चेंबर है, बीच में कोई डिवाइडिंग स्ट्रक्चर सेप्टा मौजूद नहीं है, मतलब एक वेंट्रिकल है। और अगर इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहीं से कैसा भी ब्लड आए वेंट्रिकल में ही जाके गिरेगा और वेंट्रिकल में ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। अब ये जो वेंट्रिकल है इस ब्लड को पंप करेगा। वेंट्रिकल क्योंकि हार्ट मस्कुलर है तो यहाँ पंपिंग तो हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को पंप करेगा। और आपको पता है कि वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा, कैसा ब्लड होगा ये, क्या आप सोच के बता सकते हैं। क्या इस ब्लड को मैं मिक्स्ड ब्लड बोल सकती हूँ। वेंट्रिकल कैसा ब्लड पंप कर रहा है, मिक्स्ड ब्लड पंप कर रहा है भैया। वेंट्रिकल कैसा ब्लड पंप कर रहा है, मिक्स्ड ब्लड। ब्लड की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हो गई है मिक्सिंग।
अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो आपको पता है ना बच्चा, वेंट्रिकल से, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो निकलती हैं, वेसल्स निकलती हैं, एक कहलाती है एयोटा, एक कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के पास, और एयोटा के जरिए क्या जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड किसके पास, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के पास, कि एयोटा बाद में ब्रांच ऑफ होकर आर्टरी बना देती है। यहाँ वैसा केस नहीं, यहाँ एक ही वेंट्रिकल है और उस वेंट्रिकल से एक कॉमन चीज निकलेगी और उस कॉमन चीज को बोलोगे ट्रंकस आर्टेरियोसस। वेंट्रिकल है और उस वेंट्रिकल से एक कॉमन चीज अराइज हो रही, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है तो एक कॉमन चीज अराइज हुई, क्या कहलाई, ट्रंकस आर्टेरियोसस। कैसा ब्लड आया इसमें, वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड आया, और इसे ट्रंकस आर्टेरियोसस के दो ब्रांचेस निकलेंगे। क्या निकलेंगे, दो ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस फर्दर ब्रांच ऑफ होके ये सप्लाई करेंगे बॉडी ऑर्गन्स को भी, और यही ब्लड जाने वाला है किसके पास, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के पास। ठीक है क्या, क्योंकि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी तो आगे मिक्स हो गया था, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के पास जाएगा और वहां ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा, और साथ ही साथ ये ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन को भी सप्लाई किया जा रहा है। तो बॉडी ऑर्गन को कैसा ब्लड मिल रहा है बच्चा, मिक्स्ड ब्लड मिल रहा है। ये बात क्लियर है क्या, चलिए तो यही पाथवे थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये है एम्फीबिया का हार्ट, राइट एंड लेफ्ट हार्ट। ठीक, देखिए बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में गिर रहा है, पर राइट एट्रियम में एंटर होने से पहले इसको किससे गुजरना पड़ा, तो यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका साइनस विनोसस, है कि नहीं। एक्चुअली यहाँ नहीं होता, पर हम सीखने के लिए यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया। कहाँ होगा, डॉर्सली मौजूद होगा, एकदम पीछे की तरफ हार्ट पे रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वेना कावा से ये साइनस विनोसस में गया, और साइनस विनोसस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से कहाँ गया, ये वेंट्रिकल। अब देख बच्चा, आपको पता है लंग, स्किन, दीज आर व्हाट, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो भी ब्लड गया होगा, कैसा ब्लड गया होगा, तो देखिए, तो ये जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में गिरा, तो ये जो वेंट्रिकल में गिर रहा है ब्लड, वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ रहा है, ब्लड की हो गई है मिक्सिंग, और ये मिक्स्ड ब्लड पंप किया जा रहा है वेंट्रिकल के द्वारा किसको, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हो, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हो, इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हो ट्रंकस आर्टेरियोसस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हो, ट्रंकस आर्टेरियोसस। मैं यहां लिख दूं ट्रंकस आर्टेरियोसस, और ट्रंकस आर्टेरियोसस के फर्दर बने हैं दो ब्रांचेस। ठीक, और ये फर्दर ब्रांच होके कहां चली जाएंगी, लंग्स और स्किन, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के पास चली जाएंगी, क्या करने, ऑक्सीजन अक्वायर करने, और इस ब्रांच से ये मिक्स्ड ब्लड किसको वापस से पहुंचाया जाएगा, बॉडी ऑर्गन को, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए। समझ रहे हो क्या, तो ऐसा कुछ सर्कुलेशन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो गया कॉमन वेंट्रिकल में, और ये मिक्स्ड ब्लड पंप किया गया, तो ये पहुंचाया किसको, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर को, और थ्रू आउट बॉडी आल्सो। समझ आई बात, देखिए ये रहा आपका फ्लो चार्ट। बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया वेना कावा में, वेना कावा से साइनस विनोसस में, साइनस विनोसस कहां खुल गई, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां गया, वेंट्रिकल में। पर वेंट्रिकल में और एक ब्लड आ रहा है कैसा, ऑक्सीजनेटेड, कहां से, तो हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के पास जो ब्लड गया था उसको ऑक्सीजनेट किया उसने, और कैसा ब्लड फेंका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए। कहां पंप किया, कहां फेंका, लेफ्ट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिरा, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिरा, और वेंट्रिकल में इन दोनों ब्लड की क्या हो गई, मिक्सिंग, और इस मिक्स्ड ब्लड को क्या किया गया, पंप किया गया, इस मिक्स्ड ब्लड को क्या किया गया, पंप किया गया, और ये पंप करके पहले कहां पहुंचा, ट्रंकस आर्टेरियोसस में, और ट्रंकस आर्टेरियोसस से ब्रांच निकली, और ये ब्रांच सप्लाई की रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर को, ये ब्रांच सप्लाई करी है बॉडी ऑर्गन्स को। क्लियर है क्या, सो दिस इज द सर्कुलेटरी पाथवे इन केस ऑफ फ्रॉग। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगी। मैंने थोड़ा ज्यादा यहाँ पर तवज्जो दी है क्योंकि एनसीईआरटी में ये पूरा पाथवे मेंशन्ड है, पूरा पैराग्राफ में जब पढ़ते हैं तो दिमाग का दही हो जाता है, चीजें समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ा मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए बच्चे,
तो हमने बोला था ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम दो चीजों पे फोकस करने वाले हैं। एक तो जो पंपिंग स्ट्रक्चर है वो रहा आपका हार्ट, पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो फ्लूइड है विच इज एक्चुअली ब्लड। तो ह्यूमन के केस में हमने ब्लड पढ़ा था, ठीक वैसा ही यहाँ भी ब्लड। ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा की बात करें तो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें घुली होती हैं, है ना। अगर आप सूप बनाते हैं तो सूप के अंदर बहुत सारे मसाले डालते हैं, नमक डालते हो, पानी डालते हो, है ना। वो सूप मिक्स भी डालते हो, नॉर का अगर बनाया है ना, इंस्टेंट मिक्स जो आता है वो डाला, है ना। थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया, बहुत सारी चीजें आपने उस लिक्विडी पोर्शन में घुलाई है, मिक्स करवाई। साथ ही साथ अगर थोड़ी और इच्छा हो सूप को और थोड़ा इनहांस करना हो तो थोड़ा कैरेट्स चॉप करके डाल दो, है ना। तो मतलब क्या, आपका जो ब्लड है, ब्लड का जो लिक्विडी पोर्शन है वो क्या है? प्लाज्मा कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व्ड है। फॉर एग्जांपल मेजर पोर्शन इज वाटर। और भी क्या चीजें घुली होंगी? तो इसमें होंगी डिसॉल्व्ड गैसेस, इसमें होंगे हॉर्मोन्स, ब्लड में हार्मोन भी होता है ना बच्चा, हॉर्मोन्स। और क्या होगा? इसके अंदर होंगे आयंस, इसके अंदर होंगे प्रोटीन। तो ये सारी चीजें प्लाज्मा में होंगी। हमारे अंदर भी ऐसा होता है, फ्रॉग में भी ऐसा ही होगा। अगर बात करें ब्लड सेल्स की तो हमारे में भी ब्लड सेल्स होते थे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, यहाँ भी होंगे। पर यहाँ रेड ब्लड सेल्स में थोड़ा कैच है, थोड़ा डिफरेंस है। हमने बोला था मैमिलियन आरबीसी, मैमल की जो मैच्योर्ड आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। पर इसके अलावा स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, इन सब की आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड। हमारी आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉन्केव, ऐसी होती है, ऐसी, इस तरफ से भी चिपटी, इस तरफ से भी चिपटी। पर इनकी कैसी होती है? बाइकॉन्वेक्स। समझ आ रही है बात? तो हम बोलेंगे आरबीसी जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। याद है क्या? आरबीसी रेड ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड एज, कौन बताएगा? ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्या? चलिए जी, वो तो बात की बात। यहाँ पर आरबीसी की बात करें तो न्यूक्लिएटेड होंगी और बाइकॉन्वेक्स होंगी। आरबीसी के अंदर चूंकि ये गैस का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगी तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना चाहिए, एंड दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज व्हाट? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ भी हीमोग्लोबिन होगा। बताइए क्या इतनी बातें समझ गई आपको? नोट, एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है इसलिए मैंने नोट के फॉर्म में अलग से बताई आपको कि जैसा हमारे अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है तो हमारे फ्रॉग के अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब लिम्फ वेसल्स, लिम्फ, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। ऑल्सो फ्रॉग्स हैव हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम याद है ह्यूमन के अंदर भी होता था, जो कि क्या करता था बच्चा? पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है? देख, ऑर्गन है कोई भी, और ऑर्गन से जो ब्लड निकलता है वो कैसा ब्लड निकलता है? ऑर्गन में जो ब्लड जाता है वो एंटर करने वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर जो ब्लड एग्जिट करता है वो कैसा ब्लड होता है? ऐसा ब्लड जिसका ऑक्सीजन छीन लिया गया है, जिसके अंदर CO2 डंप कर दिया गया है, डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन वेन के जरिए इवेंचुअली हार्ट तक पहुंचा देती है, और हार्ट फिर उसको पंप करके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के पास भेजेगा ऑक्सीजनेशन के लिए। ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन। पर अगर एक ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकला और ये हार्ट पे ना पहुंचकर पहले ऑर्गन नंबर 2 में चला गया, और तब जाके ये कहां पहुंचेगा? हार्ट के पास। तो आप इस सिस्टम को बोल दोगे जो ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 के बीच एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। मैंने आपको बोला था कि रास्ते में आने वाला दूसरा ऑर्गन कौन सा है, इस बेसिस पर हम पोर्टल सिस्टम का नाम डिसाइड करते हैं। अगर ऑर्गन नंबर 2 इज लिवर, नाम कहलाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो अगर हमने बोला कि ऑर्गन नंबर 2 लिवर है, मतलब कहीं से तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होगा, लिवर में भेजा जा रहा है। कहां से आता है? तो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इन सब से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और किस में भेजा जाता है? लिवर। और लिवर से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस कहां भेजा जाता है? हेपेटिक वेन के जरिए हार्ट में। समझ आई बात?
तो हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जैसे हमारे अंदर एग्जिस्ट करता था वैसे ही फ्रॉग के अंदर भी। इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक, कि डाइजेशन के दौरान हो सकता है कुछ टॉक्सिन्स भी आप क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें, और ये टॉक्सिन अगर सीधा हार्ट को भेज दे और हार्ट पूरे बॉडी को पंप कर दे ब्लड, मतलब पूरी बॉडी में ये टॉक्सिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसलिए पहले आप इसको कहां भेजते हैं, लिवर में, क्योंकि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, है ना। एक सिग्निफिकेंस हमने समझने के लिए पढ़ लिया, है ना, पीएचडी तो करनी नहीं है अपन को। अब बात करते हैं दूसरा पोर्टल सिस्टम, जिसको हमने क्या बोला, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब रास्ते में आने वाला ऑर्गन नंबर सेकंड इज व्हाट, किडनी। किडनी के लिए रीनल वर्ड का इस्तेमाल होता है ना, तो किडनी, तो किडनी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, रीनल पोर्टल सिस्टम। कहां से जा रहा होगा, तो जो लोअर बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, हाइंड लिम्स वगैरह, है ना, तो लोअर बॉडी रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाता है, किडनी को। हार्ट को पहले नहीं भेजा जाता, क्यों, क्योंकि एक कारण है कि these blood are actually rich in nitrogenous waste, for example यूरिया वगैरह, है ना, अमोनिया थोड़ा बहुत होगा, यूरिया होगा, तो इन सारी चीजों को पहले कहां भेजा गया है, किडनी के पास, ताकि किडनी उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर फेंक दे। एक कारण ये हो गया, ठीक, चलिए, तो ये सिग्निफिकेंस हो गया रीनल पोर्टल सिस्टम का। ह्यूमन के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक, पर एम्फीबियंस के केस में ये पाया जाता है। तो हमने पोर्टल सिस्टम समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले सिस्टम की तरफ, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे एंड फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर। चलिए, तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस बोलते हैं, दैट कंटेन्स व्हाट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लाइकवाइज फ्रॉग में भी होगा, तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच कंटेन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जैसे हमारे अंदर हमने उसको बोनी कवरिंग के अंदर प्रोटेक्ट किया था ना बच्चा, और उस बोनी कवरिंग को क्या बोलते हो, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स बोला था। लाइकवाइज फ्रॉग भी क्या है, इनके पास भी क्रेनियम मौजूद है ना। जितने भी वर्टिब्रेटा है बेसिकली दे आर कॉल्ड एज क्रेनिएटा। क्यों बोलते हैं क्रेनिएटा, क्योंकि इनके पास क्रेनियम होता है। तो फ्रॉग भी क्या है, वर्टिब्रेट है, मतलब क्रेनियम होगा। तो ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड क्रेनियम। अब ब्रेन को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हमारे अंदर भी था। फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहां भी देख बच्चा, फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। डायनसेफेलॉन जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस आता था, यहां भी डायनसेफेलन मौजूद है। तो फोर ब्रेन में होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, डायनसेफेलॉन एंड ऑलफैक्टरी लोब्स। यहां डायग्राम में देखिए, आपको ये जो चीज दिख रही है ऊपरी हिस्सा, हमने इसको क्या बोल दिया है, फोर ब्रेन। तो ये जो चीज आपको पिंक कलर से दिख रहा है, दिस इज ऑलफैक्टरी लोब। दिस रीजन इज कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, एंड दिस रीजन इज व्हाट, दिस इज डायनसेफेलॉन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बन गए, सॉरी, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बन गए हैं, तो ये फोर ब्रेन बना रहे हैं। अब फोर ब्रेन के बाद क्या आता है, मिड ब्रेन, है ना। हमारा मिड ब्रेन हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर मैं फ्रॉग के मिड ब्रेन की बात करूं तो उसके पास होते हैं ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स मतलब यहाँ विजन वगैरह का काम चलने वाला है भैया, है ना, तो ऑप्टिक लोब। और हाइंड ब्रेन की बात करें तो ये रहा आपका, देखिए बच्चा, ये तो आपका फोर ब्रेन हो गया। ये जो येलो कलर के लोब्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज एक्चुअली मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में क्या, ऑप्टिक लोब। और इसके अलावा जो नीचे आएगा दैट इज व्हाट, हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सेरेबेलम एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा जहां खत्म, वहीं से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, पता है ना आपको। और ह्यूमन के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने पढ़ा था कि जो क्रेनियम बनाने वाली बोन होती है उसमें एक बोन होता है ऑक्सीपिटल बोन, याद है क्या, जो पीछे की तरफ, ऑक्सीपिटल बोन जो पीछे की तरफ और थोड़ा बेस बनाती है। और जब ये बेस बनाती है तो यहाँ पे होता है इनके पास एक होल। जब ये बोन पीछे की तरफ है और नीचे की तरफ जैसे ही गई, इसमें क्या आ गया, एक होल।
और यही होल कहलाता है फोरामेन मैग्नम। क्या कहलाता है? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मतलब होल, मैग्ना मतलब लार्ज साइज। किसमें है? ऑक्सीपिटल बोन। और यही वो जगह है जहां मेडुला ऑब्लंगेटा मीट्स स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इट जॉइंस विद मेडुला ऑब्लंगेटा एट फोरामेन मैग्नम। ठीक, ये सारी चीजें जो भी टर्मिनोलॉजीज आ रही है ना बच्चा, ये सब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, इसलिए बोला था फ्रॉग पढ़ना थोड़ा आसान है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रन करेगा? वर्टिब्रल कॉलम में। बिल्कुल, हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम में है, फ्रॉग भी एक वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड इज लॉज्ड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम अगेन क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं? चलिए, तो ये बात हो गई नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा व्हाटएवर वुड बी द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग would be considered inside the peripheral nervous system, है ना? Anything outside CNS is called as PNS, पता है हमको। अब बात करें कुछ नर्व्स की, तो वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होती है कहलाती है क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है कहलाती है स्पाइनल नर्व्स। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर्स, पर अगर हम फ्रॉग की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 10 पेयर्स। स्पाइनल कॉर्ड ह्यूमन के केस में 31 पेयर्स, पर यहाँ स्पाइनल नर्व्स कितनी? 10 पेयर्स, दोनों 10-10 जोड़ी। तो क्रेनियल नर्व्स भी 10 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स भी 10 पेयर्स। बहुत आसान याद करना, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा मैं बात करूं अगर सेंस ऑर्गन्स की, हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के हैं कि नहीं? फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करे, आईज मौजूद है। जो स्मेल को डिटेक्ट करे, क्या कहेंगे उनको हम? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि आपके नेजल कैविटी में मौजूद है। जो टेस्ट को रिसीव करे, क्या कहलाएंगे? टेस्ट रिसेप्टर्स या गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए, टच को सेंस करने के लिए, हीट को सेंस करने के लिए, सब के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। लाइकवाइज फ्रॉग में भी रिसेप्टर्स, एक टच के लिए सेंसरी पैपिला मौजूद होता है, ठीक, टच रिसेप्टर्स भी मौजूद है। टेस्ट के लिए टेस्ट बड भी मौजूद होगा, विजन के लिए आईज मौजूद है, हियरिंग के लिए आपको पता है ना, जो टिम्पैनम है, टिम्पैनम से वाइब्रेशन रिसीव किया गया, टिम्पैनम वाइब्रेट किया और इस वाइब्रेशन को ईयर ऑसिकल में ट्रांसफर किया गया, है कि नहीं? हमारा ईयर, ह्यूमन का ईयर बोला जाता है इट इज एन स्टैटो अकूस्टिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं? स्टैटो अकूस्टिक ऑर्गन। स्टैटो वर्ड बैलेंसिंग के लिए, अकूस्टिक वर्ड हियरिंग के लिए आता है। मतलब हमारे कान का काम केवल सुनना नहीं है, बैलेंस करना भी होता है। थोड़ा बहुत भी अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उसको सेंस कर लिया जाता है इनर ईयर के द्वारा, और ये सिग्नल ब्रेन को भेजा जाता है, और ब्रेन को तुरंत पता चलता है कि बैलेंस गड़बड़ हो गया, बैलेंस को रिस्टोर करो। लाइकवाइज फ्रॉग का भी जो ईयर होगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैटो अकूस्टिक ऑर्गन, मतलब हियरिंग के साथ साथ क्या करेगा? बैलेंसिंग। ठीक है क्या? चलिए जी, अब देखिए स्मेल के लिए भी है यहाँ पर क्या? नेजल एपिथेलियम। तो ये बात हो गई सेंस ऑर्गन की। साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है, लाइकवाइज फ्रॉग में भी अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स, ये सारे ग्लैंड हमने ह्यूमन के रिस्पेक्ट में भी पढ़ा हुआ है। सिमिलर इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो फंक्शन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, हमारी एनसीईआरटी ने केवल इन ग्लैंड के नाम लिखकर छोड़ दिए हैं। क्लियर? चलिए बच्चे जी बढ़े आगे। Now we are going to talk about excretory system. Excretory system, अगर ह्यूमन की बात करें तो क्या होता है? किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी से निकल रहा है यूरेटर, वन पेयर, और ये यूरेटर जाके खुल जाता है सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकलती है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा ओपन्स टू द एक्सटीरियर। यही होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स हैं किडनी 2, यूरेटर 2, यूरिनरी ब्लैडर 1 होगा, क्लोएका, मैंने बोला था ना क्लोएका एक कॉमन चेंबर है जिसमें डाइजेस्टिव ट्यूब भी खुल रहा है, यूरिनरी ट्यूब भी खुल रहा है, रिप्रोडक्टिव ट्यूब भी खुल रहा है। मतलब इन तीनों सिस्टम की ओपनिंग एक कॉमन चेंबर में हो रही है, क्लोएका बोलोगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में भी क्लोएका देखा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव में भी देखेंगे। चलिए
अगर मैं बात करूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले कि भैया फ्रॉग कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है, तो हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब हम एम्फसाइज कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पर। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ना बच्चा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। तो इन तीनों में से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा या प्राइमरी मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करे, उस बेसिस पे उसको हम अमोनो, यूरियो या यूरियोटेलिक बोलते हैं। जिसका मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट अगर अमोनिया हो तो बोलेंगे अमोनोटेलिक, यूरिया हो कहलाएगा यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड हो कहलाएगा यूरिकोटेलिक। तो अगर मैं फ्रॉग की बात करूं, हम अडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट is what यूरिया। क्लियर? चल, तो यहां जो आपको दिख रही है बच्चा, ये रेड कलर की चीज, दिस इज नथिंग बट दिस इज किडनी। ठीक है ना, बीन शेपेड रेडिश कलर की दिख रही है, दिस इज योर किडनी। ठीक, ये येलो कलर की चीज पे फोकस मत करिएगा, है ना, आगे जिक्र होगा। तो ये रेड कलर की चीज क्या है? किडनी। अब किडनी से निकल रहा है क्या? ये यूरेटर। क्या है ये? यूरेटर। और ये यूरेटर खुल जाता है किसमें बच्चा? ये कॉमन चेंबर दिख रहा है क्या आपको? दिस कॉमन चेंबर। ठीक, पर ये यूरेटर से यूरिन आया होगा, किडनी ने फिल्टर किया होगा, यूरिन बनाया होगा, यूरेटर के जरिए क्या आया होगा? यूरिन। ये यूरिन को क्लोएका से होते होते बाहर फेंकने से पहले अगर आपको स्टोर करना है तो आप कहां फेंक सकते हैं इसको? यू कैन स्टोर इट इनसाइड यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस bluish structure is urinary bladder and this structure is what? This is cloaca। मतलब यहाँ यूरेथ्रा मौजूद है क्या? नहीं। समझ आ रही है बात? चलिए, तो देखिए, किडनी रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर, और किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन ही तो बोलते हो। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या बोलते हो? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। लाइकवाइज यहाँ भी वही चीज है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट इज नेफ्रॉन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। किडनी के बाद बात करते हैं यूरेटर की बच्चा। तो यूरेटर फीमेल के केस में यूरेटर क्या है? एकदम यूरेटर निकला और वो क्या कर गया? क्लोएका में खुला। ठीक, फीमेल के अंदर जो ओविडक्ट आएगा, ओविडक्ट, ओविडक्ट जो कि एग लेके आ रहा होगा, ओविडक्ट भी क्लोएका में खुलेगा। यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग है, मतलब रिप्रोडक्टिव और जो एक्सक्रीटरी है डक्ट वो अलग अलग है। मतलब एक ही डक्ट एग और एक ही डक्ट यूरिन लेके आ रहा हो, ऐसा फीमेल में नहीं हो रहा। पर आगे में अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और वहां पे देखेंगे कि मेल के केस में ये जो यूरेटर है, इसी यूरेटर के जरिए स्पर्म भी आता है और इसी यूरेटर के जरिए यूरिन भी आता है। इसलिए यूरेटर को मेल के केस में क्या बोला जाता है? यूरोजेनाइटल डक्ट या यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं, because it serves as the common passage for urine as well as sperms। तो मेल के केस में ureter acts as urinogenital duct which is a common passage for urine as well as sperm। क्लियर है क्या इतनी बात? फिर बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। तो इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम। ये क्या है बच्चा? ये वाला पोर्शन क्या है? दिस पोर्शन इज व्हाट? दिस इज अ रेक्टम ओनली। So it is present ventral to rectum, rectum के नीचे होता है, and this urinary bladder also opens into cloaca, खुल रहा है। समझ आई बात? चलिए, तो ये बात हो गई हमारे excretory system की। Now we are going to talk about reproductive system, the last system for today। reproductive system, सबसे पहले reproduction कैसे होगी? sexual reproduction होगी। और जब भी sexual reproduction हम पढ़ते हैं तो तीन सवाल हमेशा, मैंने आपको बोला है, आप पूछेंगे। सबसे पहले, सेक्स सेपरेट है या नहीं? ठीक। दूसरा, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर या बाहर? तीसरा, डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये तीन सवाल आप पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल, सेक्स सेपरेट है या नहीं? तो आंसर है यस।
सेक्सेस आर सेपरेट, और सेक्सेस जब सेपरेट होते हैं, आपको मैंने एक निमोनिक सिखाया था बच्चा, याद है आपको? भीम बोला था याद रखने को। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस। ये तब होता है जब सेक्स सेपरेट ना हो, जब सेक्स सेपरेट ना हो तब हम ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? भीम बोलते हैं। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस। पर फ्रॉग के केस में सेक्स सेपरेट है तो इसको भीम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल के बदले इसको बोल देंगे यूनिसेक्सुअल। क्या बोल देंगे? यूनिसेक्सुअल। मोनोशियस के बदले इसको बोल देंगे डायोशियस। समझ आ रही है बात? मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में, एक में मेल गोनाड एक में फीमेल गोनाड होगा, एक ही इंडिविजुअल में ऐसा दोनों गोनाड हो ऐसा नहीं हो रहा, तो सेक्स सेपरेट। एक और चीज, सेक्स सेपरेट होने के साथ साथ आप एक्सटर्नली देख के बता सकेंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। मतलब मॉर्फोलॉजिकली दीज सेक्सेस आर डिफरेंट, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज, स्टार्टिंग में भी बोला था, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब यहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली, डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली। तो कौन कौन सी खासियत देख के बोलोगे कि कौन मेल फ्रॉग है और कौन फीमेल फ्रॉग? तो सबसे पहली चीज कॉप्युलेटरी पैड, याद है क्या? देखिए जरा, जो फोरलिम हुआ करती थी, फोरलिम को पहचानने का ट्रिक क्या था? फोरलिम में 4 डिजिट्स, फोरलिम में 4 डिजिट्स। तो देखिए जरा, फोरलिम में 4 डिजिट्स, इसकी जो पहली डिजिट होती थी उस पे एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता था, क्या कहलाता था? कॉप्युलेटरी या नक्चल पैड। और इसकी मदद से मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को क्लिंग करके होल्ड करके रखता था ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। तो चूंकि पकड़ कौन रहा है? मेल फ्रॉग, तो मेल के पास ही नप्चुअल पैड होगा, फीमेल के पास नहीं होगा। So this is also one of the characteristic features that would help us distinguish male and female. तो सबसे पहली चीज कॉप्युलेटरी पैड, जिसको आप क्या बोलते हैं? कॉप्युलेटरी पैड या नप्चुअल पैड। तो हम बोलेंगे मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होगा और फीमेल में नहीं होगा। दूसरी चीज, आपने मेढक को टर टर करते हुए सुना है कभी? है ना, बरसात का जब सीजन आता है तो रेनी सीजन इज एक्चुअली द प्राइम सीजन फॉर देम टू रिप्रोड्यूस। और रिप्रोडक्शन के लिए आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, है ना, आपने गौर भी किया होगा कि एनिमल्स में दे हैव अलग अलग तरीका टू एक्चुअली अट्रैक्ट द फीमेल। लाइकवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पीकॉक के केस में, अपने फेदर को फैलाकर, कलरफुल फेदर को क्या करता है? शोकेस करता है मेल, टू अट्रैक्ट द फीमेल फॉर मीटिंग। इस पूरे बिहेवियर को हम कोर्टशिप बिहेवियर बोलते हैं बच्चा, कोर्टशिप बिहेवियर। जैसे बर्ड के केस में सिंगिंग, है ना, गाकर मेल क्या करते हैं? फीमेल को कॉप्युलेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। नेस्ट बिल्डिंग, है ना, मेल क्या करता है? नेस्ट, बहुत सुंदर सुंदर नेस्ट बनाता है, एंड जो सबसे अच्छा नेस्ट बनाएगा फीमेल उसको चुनती है। तो इस पूरे बिहेवियर को, जो कि आपको एनिमल किंगडम में हर जगह देखने को मिलेगा, कोर्टशिप बिहेवियर बोलते हैं। तो ऐसा कोर्टशिप बिहेवियर फ्रॉग के केस में भी देखा जाता है। तो फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं वोकल सैक। क्या बोलते हैं? वोकल सैक। देखा होगा आपने, बिल्कुल यहाँ पर वेंट्रली मौजूद होता है, जो कि क्या होता है? इन्फ्लेट होता है, डिफ्लेट होता है, इन्फ्लेट होता है, डिफ्लेट होता है, फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है। देखा होगा आपने। ये जो वोकल सैक होता है ना बच्चा, इसकी ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी में। कहाँ ओपनिंग होती है? बक्कल कैविटी। और यहाँ नीचे क्या आने वाला है? लंग्स। ये है आपका वोकल सैक, और यहाँ है आपका लंग्स, ठीक। और ये क्या है आपका? ये है आपका बक्कल कैविटी। देख बच्चा, क्या होता है कि जब फ्रॉग को ये टर टर करना होता है ना, इस साउंड को क्रोकिंग बोला जाता है बेसिकली। तो ये कैसे करता है? ये अपना पूरा जो नॉस्ट्रिल होता है उसको क्लोज कर लेता है, नॉस्ट्रिल को क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है, और लंग को डिफ्लेट करके हवा को कहां भेज देता है? बक्कल कैविटी में। लंग को पिचका के हवा कहां भेज देता है? बक्कल कैविटी में। और आपको पता है यहीं पर कहीं ना कहीं वॉइस बॉक्स होगा,
है ना। और जब हवा गई है बकल कैविटी में, इस हवा को लेरिंग्स के जरिए वोकल, लेरिंग्स से होता हुआ वोकल सैक में, वोकल सैक से होता हुआ लेरिंग्स में, मतलब हवा का आना जाना रेजोनेंस होगा, गूंजेगी आवाज, आवाज का एम्प्लीफिकेशन होगा, ताकि ये जो आवाज है, ये जो कॉलिंग है, जो मेल कर रहा है फॉर कॉपुलेशन, ये दूर दूर तक पहुंचे। तो हम बोलते हैं इट रेजोनेट्स द साउंड। वोकल सैक एम्प्लीफाई करने का काम करता है वॉइस को, जिसको लेरिंग्स प्रोड्यूस करता है। तो हवा वोकल सैक से लेरिंग्स, लेरिंग्स से वोकल सैक, वोकल सैक से लेरिंग्स, लेरिंग्स से वोकल सैक, हमारा क्या होती है, रेजोनेट होती है। और ये क्रोकिंग, जो कि टर टराने की आवाज है, जो मेढक में ऑब्जर्व की जाती है, ये प्रोड्यूस होती है। समझ आई क्या बात, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म तो आपको नहीं सीखना, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए हम बता देते हैं। सो दिस थिंग दैट यू आर सीइंग ओवर हियर इज नथिंग बट वोकल सैक। तो वोकल सैक बिल्कुल पंप करता है हवा को, है ना, इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे ये वोकल सैक तुरंत फैलता है, पिचकता है, फैलता है, पिचकता है, फैलता है, पिचकता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया। तो ये वोकल सैक मेल में पाया जाता है, फीमेल में देखने को नहीं मिलता। तो ये वोकल सैक का फंक्शन क्या है, तो यहां मैं लिख दूं function produces croaking sound, produces croaking sound। ठीक, चलिए जी, तो ये बात हो गई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात हो गई। ठीक, फिर बात आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो याद रखिएगा, मेल स्पर्म रिलीज करेगा वाटर में, फीमेल को भी एग रिलीज करवाएगा, है ना। और जब ये मेल और फीमेल गैमीट वाटर में रिलीज हो गई, तो ये वहां वाटर के अंदर फर्टिलाइज करेंगी, मतलब फर्टिलाइजेशन वुड बी एक्सटर्नल। और जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तो जब डेवलप करेगा इनटू अडल्ट, तो बीच में लार्वल स्टेज आएगा, और अगर लार्वल स्टेज आया तो डेवलपमेंट कैसा कहलाएगा, इनडायरेक्ट। और जो लार्वा यहाँ आता है, उस लार्वा को क्या बोलते हो, टेडपोल लार्वा। मतलब टेडपोल लार्वा वुड मेटामॉर्फोसाइज, मेटामॉर्फोसिस करके किसमें कन्वर्ट होने वाला है, अडल्ट फॉर्म। तो मोटा मोटी बात हमने रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग सीखी, पर अब हम बात करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे ह्यूमन के केस में भी देखिए, क्या है कंपोनेंट इसके पास, तो होते हैं गोनाड, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हो, और फिर होता है एक्सेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर डक्ट्स, ग्लैंड्स, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ भी वही चीज, यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो चीज आपको दिख रही है, अभी मैंने आपको एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था और बोला था कि जो पीली पीली चीज दिख रही है उस पर ध्यान मत दो, आगे आने वाला है, वही पीली चीज आ गई। यहाँ देख बच्चा, ये जो पीला स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, लड्डू पीला कलर दिख रहा है, बस ये चीज है टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। और टेस्टिस के ऊपर आपको दिख रही है फैट बॉडीज, नथिंग बट अ रिजर्वॉयर ऑफ फैट ओनली। फैट का काम क्या होगा, एनर्जी रिजर्वॉयर की तरह काम करेगा, है कि नहीं, बस उस पे नहीं आते, आते हैं टेस्टिस पर। आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर भी, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, अगर आप रिपीटर के बच्चे हैं तो, है ना बच्चा, या फिर जो 11th स्टडिंग स्टूडेंट है शायद उन्होंने नहीं सुना हो, या पहले शायद पढ़ा हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 10th में, और अगर आता हो तो अच्छी बात है, वरना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊंगी आगे। तो देखिए बच्चा, ह्यूमन के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप क्या, एक कमरा है और उस कमरे के अंदर बहुत सारी दीवार बना दे, उस कमरे को आपने बहुत सारे क्या कर दिया, चेम्बर्स में डिवाइड कर दिया है। लाइकवाइज टेस्टिस के अंदर भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसके अंदर होते हैं टिब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट, और हर कंपार्टमेंट क्या होते हैं, हर कंपार्टमेंट में होते हैं टिब्यूल। इस टिब्यूल को बोलते हो सेमिनिफेरस टिब्यूल। इस टिब्यूल को क्या बोलते हो, बोलते हो सेमिनिफेरस टिब्यूल। कहां मौजूद है, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल मौजूद है टेस्टिस के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल कहां मौजूद है, टेस्टिस के अंदर।
और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल, टिब्यूल है तो बिल्कुल सिलेंडर जैसा, हॉलो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होगा। ऐसे अगर कट करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर किसी टिब्यूल का अगर कट करोगे और ऊपर से देखोगे तो गोल दिखेगा। इस टिब्यूल की जो लाइनिंग होगी, इसी के कुछ सेल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। ठीक, मतलब टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करेगा। और ये स्पर्म टेस्टिस के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं तो आप कहां बोलेंगे बन रहा होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या है, फॉर्म्स स्पर्म्स। ठीक, अब इस टेस्टिस में बन गया है स्पर्म, है कि नहीं बच्चा? दिख रहा है क्या आपको? मैं दूसरे कलर से इस्तेमाल करूं? चलिए, यहाँ पे स्पर्म बन के तैयार। ठीक, अब इस टेस्टिस के सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बन के तैयार है। अब इस स्पर्म को आगे जाना है तो टिब्यूल के जरिए ये स्पर्म ट्रांसफर होगा। अब देखिए बच्चा, टेस्टिस से जो निकली है डक्ट जो कि स्पर्म को ले जाएगी, उस डक्ट को आप बोलते हैं वासा इफरेंशिया। इस डक्ट को मैंने क्या बोल दिया, वासा इफरेंशिया। और ऐसी ऐसी कितनी डक्ट्स टेस्टिस से निकल रही होती हैं, 10 से 12। जो टेस्टिस से निकल रही हैं 10 से 12 वासा इफरेंशिया, जो कि स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जा रही है। अब देख बच्चा, ये वासा इफरेंशिया जो है, एक व्हाइट कलर का कैनाल दिख रहा है आपको, और ये कैनाल कहाँ है, ये है किडनी के अंदर। ये कैनाल कहाँ है, किडनी के अंदर। ये जो रेड कलर की चीज दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज किडनी ओनली। तो ये जो व्हाइट कलर की कैनाल है, जिस कैनाल को बोलते हैं बिडर्स कैनाल। तो ये स्पर्म टेस्टिस से कहाँ गया, वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया से कहाँ गिरा, बिडर्स कैनाल में। और बिडर कैनाल में गिरने के बाद ये कहाँ गिरेगा, यूरेटर में। ये जो चीज, जो डक निकल रही है, दिस इज व्हाट, यूरेटर। ठीक, आपको पता है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होंगी, कलेक्टिंग डक्ट होंगी। तो ये सब जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें यूरिन भी आ रहा है और इस तरफ क्या आ रहा है, आपका स्पर्म भी निकल रहा है। मतलब ये जो यूरेटर है, इसमें यूरिन भी आ रहा है, इसी में स्पर्म भी आ रहा है, इसलिए इस यूरेटर को नाम क्या दिया था, यूरिनोजेनिटल डक्ट, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म बोला था। चल, तो बिडर के नाम हमने बोला, इट रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम वासा इफरेंशिया। और ये अब यूरिनोजेनिटल डक्ट से कहां जाने वाला है बच्चा, ये जाने वाला है आपका क्लोएका में, और क्लोएका से ये बाहर निकलेगा वाया क्लोएकल अपर्चर। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? इसलिए हम बोलते हैं फ्रॉग के केस में टेस्टिस इज फंक्शनली कनेक्टेड विथ किडनी। इट इज फंक्शनली कनेक्टेड विथ किडनी। देखिए ना, टेस्टिस से डक्ट निकला जो किडनी के अंदर जाके मिल गया, बिल्कुल, तो इट इज फंक्शनली कनेक्टेड विथ किडनी। पर फीमेल के केस में ऐसा नहीं होगा। फीमेल का जो ओवरी होगा वो उसकी किडनी के साथ फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होगा। आगे देखेंगे, क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए बच्चा, एक और बात याद रखिएगा, जो टेस्टिस है हमारा, है ना, ये टेस्टिस किडनी से जुड़ा होता है। हमने बोला किडनी के ऊपर मौजूद है, देखिए किडनी के ऊपर मौजूद। तो हर स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए उसको वहां, हम जैसे हम बोलते हैं ना कि दो स्ट्रक्चर को अगर आपको चिपकाना है तो आप एडहेसिव का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल फेविकॉल। उसी तरीके से अगर आपको किसी स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना है तो देयर इज समथिंग लाइक कनेक्टिव टिश्यू और अदर स्टफ हैज टू बी देयर सो दैट दैट स्ट्रक्चर वुड बी हेल्ड देयर। लाइकवाइज टेस्टिस भी किडनी से जुड़ा होगा, और जुड़ा होगा डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को पेरिटोनियम बोलते हैं। और इस पेरिटोनियम को, जो टेस्टिस को किडनी से जोड़ने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं मेसोर्चियम। क्या बोलते हैं, मेसोर्चियम। क्लियर है इतनी बात? मेसोर्चियम क्या रहेगा, वो पेरिटोनियम का फोल्ड जो टेस्टिस को किडनी से अटैच करने का काम करता है। फंक्शनली भी टेस्टिस किडनी से जुड़ा है डक्ट के जरिए, क्योंकि वासा एफरेंशिया खुलती है बिडर्स कैनाल में। वासा एफरेंशिया पार्ट ऑफ टेस्टिस, बिडर्स कैनाल इज अ पार्ट ऑफ किडनी, है कि नहीं? चलिए बढ़े आगे क्या बच्चा,
Now we are going to talk about female reproductive system. बहुत सिंपल सा आसान सा। ये जो आपको इधर ऑरेंज कलर में दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, ओवरी, मौजूद है ट्रंक में। अब इस ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे जिसके अंदर एग डेवलप हो रही होंगी, है ना। अब ये जो एग है, ओवरी क्या करेंगी, इस एग को रिलीज करेंगी। ओवरी क्या करती है, इस एग को क्या करेंगी, बॉडी कैविटी में रिलीज करेंगी। और ये एग को रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा, ओविडक्ट के द्वारा। एग को ओवरी रिलीज करती है और इसको रिसीव किया जाएगा ओविडक्ट के द्वारा। ओविडक्ट के जरिए ये एग ट्रैवल होगा 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 और थोड़े टाइम के लिए इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाएगा जिसको बोला जाता है ओवी सैक। मतलब जब फीमेल को एग बाहर रिलीज नहीं करना, थोड़ी देर के लिए टेम्परली ओवी अगर स्टोर करके रखना है तो कहां स्टोर करेगी, ओवी सैक में। तो ओवरी से एग रिलीज हुआ, रिसीव किया ओविडक्ट के द्वारा, ओविडक्ट ने इसको ट्रांसफर किया और थोड़ी देर के लिए कहां रख दिया, ओवी सैक। और ओवी सैक कहां खुल रहा है, क्लोएका में। और क्लोएका से ये एग कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक, तो ये चीज तो आपको दिख रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर इसके साथ साथ हमेशा एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ आपको ये जो भी डायग्राम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो साथ में आता है। ठीक, पर याद रहे मेल के केस में तो फंक्शनली जुड़ा हुआ है, पर फीमेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव है सिस्टम और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फंक्शनली कनेक्टेड नहीं है, एकदम अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ मैंने लिखा भी है और एनसीईआरटी में भी मेंशन है दैट ओवरी इज सिचुएटेड नियर किडनी। नियर किडनी तो है, किडनी के पास तो है, बट नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। किडनी के साथ कोई भी फंक्शनल ताल्लुकात नहीं है, यस, किसकी, ओवरी की। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए थोड़ा सा लाइफ साइकिल बताते हैं। अब फीमेल ने क्या किया, एग बनाया, टेम्पररीली ओवी सैक में स्टोर किया। अब अगर ब्रीडिंग सीजन आया है ना, जो कि रेनी सीजन होता है फ्रॉग के लिए। अब ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल क्या करेगा, क्रोविंग साउंड प्रोड्यूस करेगा टू अट्रैक्ट फीमेल। एंड इफ द फीमेल अग्रीज, मेल क्या करेगा, फीमेल के ऊपर जाके बैठता है और फीमेल को होल्ड करके रखता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल पैड, कॉपुलेटरी पैड। एंड दैट एक्चुअली इंस्टिगेट्स द फीमेल टू रिलीज एग्स। और जब फीमेल रिलीज करती है एग, तो एग एकदम कैसा होता है, बहुत जेली लाइक होता है। एग के ऊपर जेली लाइक कवरिंग होती है। जेली लाइक कवरिंग क्या है, प्रोटेक्शन का काम करती है बेसिकली बच्चा, क्योंकि एग बाहर जा रहा है ना, तो थोड़ा प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जेली लाइक कवरिंग, जेली लाइक एग दिखेगा। और इस एग को मेल और फीमेल ने तो एग को रिलीज किया, और जैसे ही फीमेल एग को रिलीज कर देती है, मेल भी क्या करता है बच्चा, फीमेल ने एग को रिलीज किया और मेल भी क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। और दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनने वाला है, जाइगोट। क्या बनने वाला है, जाइगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट होगा जाइगोट का इनटू लार्वा। और लार्वा क्या होगा, हम बोलेंगे पहले थोड़ा सा अर्ली स्टेज होगी, फिर हम बोलेंगे लेट स्टेज होगा। तो अर्ली स्टेज फिर लेट स्टेज, किसका, लार्वा का। लार्वा का नाम क्या, टेडपोल लार्वा। So this is early tadpole, this is late tadpole। देखिए लार्वा में गिल्स होती हैं, इस अर्ली में कोई लिम्स नहीं बने, पर इस लेट टेडपोल में लिम्स बन गया है। अब ये लेट टेडपोल क्या करेगा, फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होगा। फ्रॉगलेट में देखिए थोड़ा सा टेल अभी भी है, पर धीरे धीरे टेल बिल्कुल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इवेंचुअली यू विल गेट द अडल्ट फ्रॉग। अडल्ट फ्रॉग। तो लार्वा से फ्रॉग बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हो, मेटामॉर्फोसिस। और अगर लार्वल स्टेज आया है लाइफ साइकिल में, मतलब डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इन सारी चीजों का जिक्र हमने बिल्कुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब शुरू किया था तो कर लिया था। क्लियर है क्या बच्चा, चलिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म हुआ, इसके साथ साथ हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी देख लिया। एक और डेटा दिमाग में रखिएगा याद, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारे डेटा बताती है, और एनसीईआरटी में जो भी डेटा है वो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। चलिए, तो फीमेल
can lay up to 2500 to 3000 of ova at a time. एक दफा, एक बारी में ये 2500 से 3000 एग्स रिलीज कर सकती है। एग रिलीज करने के प्रोसेस को स्पॉनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉनिंग। ठीक, आप बोलेंगे इतने सारे एग्स क्यों रिलीज करती है ना? तो देखिए, क्योंकि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बाहर एनिमीज होते हैं, है कि नहीं? प्रीडेटर्स होते हैं। तो वहां पर जितने एग्स प्रोड्यूस हुए, सारे एग्स में फर्टिलाइजेशन हो जाए और सारे फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए फ्रॉग अपने सर्वाइवल चांस को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि भैया कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, और अगर 2500 एग रिलीज किया, जिसमें से अगर 1000 एग्स डिस्ट्रॉय भी हो गए, फर्टिलाइज नहीं भी कर पाए, तो बचे हुए करने। समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए इतने लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिशेस में भी ऐसा होता है। हमारे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए एग्स कितना प्रोड्यूस होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में? केवल एक। समझ रहे हो बात? चलिए जी, तो ये बात हो गई फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड दैट विल बी इट फॉर टुडे बच्चा। जो भी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन चीजें थी, मैंने आपको डिटेल में बारी बारी से हौले हौले चीजें समझा दी है। आप अपने एंड से पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको कॉकरोच पढ़ाऊंगी, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ 11th। देन वी आर गोइंग टू स्विच टू 12th। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चा। थैंक यू वेरी मच।